हेलो रुपिका, एग्जाम कैसा हुआ? रुपिका, आदिश्री, एग्जाम कैसा हुआ बेटा? It was good. तुमने मुझे कुछ डाउट्स भेजा था बेटा, मैंने कल देखने का टाइम ही नहीं हुआ था। मैं 11:30 आई जस्ट सर गॉट। वो डाउट नहीं, लाइक ऐसा लाइक डाउट नहीं था, वो एक्चुअली क्या था कि जो एग्जाम का लाइक जो सर्वर था तो उसमें क्वेश्चन पूरा डिस्प्ले नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से क्वेश्चन छोड़ना पड़ा था ऐसा। ओ, अच्छा 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 अच्छा, सर तो कौन ऐसा सा? लाइक एक दो क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में भी थे, तो मतलब ऐसा है कि उन क्वेश्चंस की वजह से मार्क्स जा रहे हैं ऐसे। कितना मार्क्स आया बेटा तुमको? 661 और बायो में आई गेस 338। वाह, दैट्स ग्रेट। टोटल में 661 आपका आया। हाँ सर। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुपिका मैडम, कैसा हुआ? अच्छा नहीं था सर। क्यों? एक्चुअली मैंने एनिमल किंगडम रिवाइज नहीं किया था। ओए, तुमको तो मालूम ही था ना एग्जाम है, तो फिर एनिमल किंगडम क्यों रिवाइज नहीं की? वो लास्ट मोमेंट के लिए रखा था, मैं केमिस्ट्री कर रही थी फिर भूल ही गई इसमें। वही होता है ना, बायो जो हो जाता है वो कभी कभार लास्ट मोमेंट पे ही चला जाता है कि नहीं? हाँ। और बायो लास्ट मोमेंट पे चलते चलते बायो लास्ट हो जाता है। बायो जल्दी रिवाइज हो सकता है ना सर, केमिस्ट्री फिजिक्स टाइम लगता है तो इसलिए उसको थोड़ा आगे रखा। तो हो गया ना लास्ट मोमेंट में। कितना आ रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है? कुछ खास नहीं सर, 130 आया था। टोटल? हाँ। तीनों सब्जेक्ट मिला के? यस सर। क्या बात कर रहे हो? इनकरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा हो गए थे सर। अरे क्या रहे हो रुपिका? क्यों क्यों वाई? इनकरेक्ट क्वेश्चंस पे क्यों ध्यान दे रहे हो? अनअटेम्प्टेड पे ध्यान देना चाहिए ना। हाँ, मैं आपसे बात करता हूँ रुपिका, रुको, आज क्लास के बाद। ठीक है मैडम, जल्दी मत भाग जाना। रुपिका हाँ। जी, हाँ, जल्दी मत भाग जाना, क्लास हो जाए फिर आप रुकिएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्राची जी, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर सुधा। इतना अच्छे नहीं। एग्जाम कैसा हुआ? सर मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था सर, बायो स्पेशली बहुत अच्छा गया था क्योंकि मैंने अच्छा अच्छा। ज्यादातर एनिमल किंगडम ही रिवाइज किया था। तब तो 360 पे लेकिन 360 ही आने वाला है। सर मेरे को बोला, टेस्ट में मैंने सबमिट किया, हम्म। पूरे 3 घंटे लिए मैंने करने को, ओके। और बाद में मुझे बायो में बोल रहे हैं कि मैंने बस 10 अटेम्प्ट किए हैं। है मतलब? मैंने आपको भेजा ना सर, मैंने, खींच अरे के कल फोटो। किसी का मुझे व्हाट्सएप वगैरह देखने का मतलब हुआ ही नहीं। कल मेरा सुबह को 7 से लेके 11:30 तक, रात तक मैं कंप्लीटली बिजी था। और बीच में अपना एक्चुअली खारगर सेंटर भी अभी ओपन हो गया है ना, तो खारगर सेंटर का भी काम चल रहा है, ऊपर से लेक्चर्स चल रहा है, सब इतना ज्यादा बिजी था। तो मतलब मैं देख ही नहीं पाया किसी का मैसेज ही। अब मैं बोला ना, आदिश्री ने मुझे मैसेज भेजा है, प्रीतिका ने मुझे मैसेज भेजा, बट आई वॉज नॉट एबल टू रिप्लाई ऑल्सो इन प्रॉपर मैनर। अरे, तो मतलब ऐसा कैसे हो गया, मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा है। सर मेरा केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत अच्छा गया, वो भी ओके। फिजिक्स में थोड़े कम थे, लाइक 103 कुछ है उसमें, बट हम्म ठीक है। मेरा बायोलॉजी सबसे ज्यादा अच्छा गया था, बट हम्म जब मैंने टेस्ट सबमिट किया तो टेस्ट में बताया, लाइक वो जो नीचे एनालिसिस आता है ना, हम्म। उसमें उन लोग ने बताया कि मेरे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हम्म, 80 हैं और हाँ। अटेम्प्टेड 10 है, उनमें से 8 राइट है। तो मैंने अरे, चेक किया, जो तो मतलब सॉल्यूशंस तुमने जाते हैं उसमें पता है। तो मतलब तुमने गड़बड़ कर दी होगी। सर पता नहीं क्या हुआ ऐसा, जो मेरे वही नहीं हुआ, टिक ही नहीं हुए। वही बट ना। मुझे याद है मैं सिलेक्ट कर रही थी, तो फिर मैंने अच्छे से एक बार चेक किया, भैया को पूछा तो उन्होंने बोला बीच में कुछ हुआ था क्या लैपटॉप में, तो बस एक बार शट डाउन हो गया था लैपटॉप अपने आप, वो चार्जर वही 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 डिस्कनेक्ट हो वही गया था। वही वही वो वही वही। केमिस्ट्री के बीच में हुआ था, तो वो वापस रिज्यूम हो गई थी, लेकिन एग्जाम थैंकफुली, लेकिन कुछ तो होगा। बट सर आपने जो हम लोग को शाम को टेस्ट भेजा था मेरे हम्म। बैच में, हाँ, उसमें से कुछ क्वेश्चन थे क्या? क्योंकि काफी देखे हुए क्वेश्चंस थे वो उसी हो शाम सकता के। है, हो सकता है वो मिक्सअप होके भी हो सकता है ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे
हो सकता है वो एक क्वेश्चन बैंक्स का था, वो मेरे पास में एनिमल टिश्यू के ऊपर में 4-5 क्वेश्चन बैंक्स है, तो उनमें से हो सकता है कि वो मतलब कुछ क्वेश्चन बैंक से मिक्सअप हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। नो प्रॉब्लम। तो सर मेरे शाम वाले टेस्ट में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अरे सही, बहुत सही, अब प्राची मैडम एकदम फोड़ने वाली है, वाह सही। सर लेकिन बहुत बुरा हुआ मेरे साथ सर, टोटल मेरा 264 रह गया बस। अरे कभी कभार जिंदगी में सबके साथ ही कुछ ना कुछ तो बुरा होते ही रहता है। अब वो बुरा से ही आदमी सीखता है और फिर धीरे धीरे और अच्छा करने जाता है कि नहीं? नसीहत नहीं, ये एकदम प्रैक्टिकल वाली बात बोल रहा हूँ, है कि नहीं बोलो? हाँ सर। दे सो मीनाक्षी मैडम, मीनाक्षी जी हाँ सर, कैसे हो? ठीक हो सर? दुखी दुखी हो या सुखी हो? क्या सर? कल के एग्जाम के बाद दुखी हो या सुखी हो? ठीक है तो तो मतलब कैसा हुआ एग्जाम, कैसा हुआ? ठीक था सर। कितना मार्क्स आया? मेरा 444 आया। 444, अरे वाह, मस्त हाँ नाम, मस्त नंबर है 444। सर, ओके। मस्त नहीं है। और बायो में कितना आया? बायो इज द मेन वन, बायो में कितना आया? 230। 230। 230 बायो में कहाँ कम हो गया? सर वो मॉर्फो वाले में हो गया, मॉर्फोलॉजी में। अरे मॉर्फो वाला एनिमल किंगडम में तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं। मॉर्फो से तो मैंने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन दिए थे तुम लोगों को, सिर्फ 10 क्वेश्चन दिए थे, तो वो 10 क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया बेटा, और वो भी तो इजी इजी क्वेश्चन ही था, ज्यादातर स्टेम और ये सब का ही था क्वेश्चंस, है ना? ज्यादातर हाँ स्टेम वगैरह का ही क्वेश्चंस था। अरे यार ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। और संजना मैडम का पेपर कैसा हुआ? मीनाक्षी जरा एक बार प्रीतिका को बोलो ना ज्वाइन करने के लिए, प्रीतिका, अमिया। सब प्रीतिका का है नंबर, पर अमिया का नहीं है मेरे पास। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम प्रीतिका को एक बार मैसेज भेज दो। आमिया आ गई, तुम प्रीतिका को मैसेज भेज दो एक बार, ठीक है? संजना पेपर कैसा हुआ? अच्छा था, लास्ट टाइम से बेटर गया तो। लास्ट टाइम से बेटर था? कितना मार्क्स आया बेटा? हाँ, कितना मार्क्स आया 263 आया शायद, हाँ बायो मतलब में? 260 के आसपास, हाँ बायो में। बायो में टोटल में? टोटल में 512। गुड, मतलब ग्रेजुअली ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा है और ज्यादा, है ना? हाँ सर। अभी और बढ़ेंगे। बायो में कहाँ मिस्टेक्स किए, एनालाइज किए? हाँ सर, वो बायो में थोड़ा सा एनिमल किंगडम उतना अच्छे से याद नहीं था, मतलब काफी क्वेश्चंस हो गए बट थोड़े थोड़े क्वेश्चंस में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। ओके। और बाकी मॉर्फोलॉजी ठीक ही था, सिर्फ थोड़े एग्जांपल्स याद नहीं थे तो एक दो क्वेश्चन नहीं हो पाए। अच्छा तो एक मॉर्फोलॉजी तो मैं थोड़ा सा ही दिया था, ज्यादा नहीं दिया था ना, हाँ एकदम सर। थोड़ा सा ही दिया था। ठीक है, मतलब बढ़िया बढ़िया, मुझे अच्छा लगा, इम्प्रूवमेंट हुआ, एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट आल्सो, गुड, बहुत बढ़िया। आते हैं अभी सुधा मैडम की ओर। ओ सुधा जी, सुधा जी, यस सर। एग्जाम एग्जाम दी थी ना? हाँ सर, दिया था कैसा हुआ? सर, ठीक ठाक था। कितना ठीक ठाक? आई मीन बायो मेरा 2, करेक्ट मुझे मार्क्स तो नहीं याद है, 260 या 250 समथिंग आया है। टोटल? टोटल इज 299। क्या? 299 सर, बायो में टू बीच में हमारा बायो में 260 टोटल और मेरा 299। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में इतना कम कैसे ला दी? अरे सर, मेरा कुछ पढ़ के नहीं हुआ था, बीच में इतना मैंने ओके। छोड़ दिया पूरा लेक्चर्स वगैरह ना, इसलिए। हाँ, अब समझी मैं क्यों बार बार फोन करता था तुमको और मैसेज भेजता था, अरे सर क्या हाँ? करूँ, बहुत, अगर इतना कंपलसरी नहीं होता तो मैं खुद ही नहीं छोड़ती लेक्चर्स। अरे वो तो मैं भी समझ रहा पूरा हूँ, कवर लेकिन करना है अरे मुझे। यार हम तीनों लोगों को टेंशन आ गया था, मतलब और तुम लोग एक भी लेक्चर अगर मिस करते हो ना, हम तीनों के दिमाग में टेंशन आ जाता है कभी भी, यार ये क्या होगा क्या होगा। कितनी बार मैंने तुमको भी फोन किया, तुमको मैसेज किया, एंड फिर तुम्हारे, मैं याद है ना, भैया से भी बात किया था मैंने कि कब तक आके हाँ तुम सर, ज्वाइन मैंने करोगे। भैया को बोला तो भैया ने कहा क्या करें, मजबूरी है तो। बट ठीक है कोई बात नहीं, अभी अभी देखो अपने पास में काफी टाइम है, तुम्हारा काफी लॉस हो चुका है, लेकिन उस लॉस को अभी हमें गेन करने के पास में हमारे पास में टाइम है। अब धीरे धीरे पिकअप करो, ओके ना? अब ग्रेजुअली ग्रेजुअली पिकअप हाँ करो सर। और शुरू करो अभी ठीक से, अभी नेक्स्ट एग्जाम से अच्छे तरीके से पिकअप करो। बायो में तुम्हारा स्ट्रांग है, बायो में तुम्हारा मार्क्स आ जाएगा, बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में उठाओ मार्क्स। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आई कैन सर। बिलीव इतना इतना कम आ गया है, उठाओ मार्क्स को, ठीक है? ओके, अदिति एग्जाम कैसा हुआ?
सर नहीं दे पाई एग्जाम। अरे क्यों नहीं दे पाई? सर आउट ऑफ टाउन थी, कजिन हॉस्पिटलाइज था तो 2 दिन। ओ, क्या हो गया है कजिन को? सर वो प्री बॉर्न है ना, तो इसीलिए अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। तो ओहो। सीरियस था, इसीलिए सैटरडे का लेक्चर भी अटेंड नहीं कर पाई। हाँ, सैटरडे में तुम थी नहीं ना, मैंने देख सुना था हाँ। मैंने। अरे, बीच में भी एक एग्जाम तुम्हारा छूटा था ना अदिति? नहीं सर, बाकी सब दे दिए थे। ठीक है, अगले अगले हफ्ते का एग्जाम अच्छे तरीके से देना फिर। हाँ ठीक है। अभी कैसा है आपका कजिन? अभी ठीक है सर। ओके ओके, ठीक है। अब आते हैं आमिया जी की ओर। आमिया जी, किधर हो? एकदम शांत शांत बैठे हो। No, hi sir. हेलो बेटा, कैसा हुआ एग्जाम? हाउ वाज एग्जाम? I wanted to do better, but I think I don't know. I still have to analyze the paper, so I'll do that after class. हाउ But मच यू गॉट? in bio, I got 216, I बहुत think. बढ़िया, बहुत बढ़िया, इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा थोड़ा Yeah, इम्प्रूव it's हो रहा है। improved, but I really need to do way better. अरे इट्स ओके बेटा, यू आर ग्रेजुअली इम्प्रूविंग ना, दैट इज द थिंग। मैंने अभी संजना को भी मैंने वही बताया, सबको मैं वही बोल रहा हूँ, यू पीपल आर ग्रेजुअली इम्प्रूविंग एंड दैट इज द थिंग व्हिच आई वांट। यू विल आर ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, और ये इम्प्रूवमेंट होते होते तुम देखोगी कि जनवरी का एंड या तो फरवरी तक यू विल बी, यू ऑल विल बी स्कोरिंग मोर देन 580। यू ऑल विल बी स्कोरिंग कंसिस्टेंटली मोर देन 580, और वो भी कॉन्फिडेंटली स्कोर करोगे। दैट इज गुड ना, बी पॉजिटिव Yeah, अबाउट दैट, ऑफ दैट इम्प्रूवमेंट जो आप लोग कर रहे हो, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। और टोटल में कितना है आमिया जी? it's still a 400. मतलब डॉट 400 या समथिंग अबव 400? No, it is. I think it was dot. The thing is, I gave the test the first time, and my hand just slipped and it went to home button. And when I Okay. went back to the test, it submitted. So I called Achutsa and he assigned it to me again. Okay. But I had only half an hour left in the previous test, so I was really tired. So I told him I'll attempt the questions that I was just left with, because I didn't have the energy to give the whole test all over again, because I hadn't written my answers on my rough paper. Okay. I was Okay. just doing the calculations there. Okay. So he said okay to that. So then in the second test, I only gave the questions that I was left with, because I didn't even remember the numbers of the physics and bio questions that I wanted to get back to. So I just gave that. So then I added the marks of the 2 tests. I did it like that. ओके ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। बट ओवरऑल लास्ट एग्जाम में तुम्हारा कुछ 350 के करीब तुम्हारा मार्क्स था लास्ट एग्जाम No, में। it was even lower than इवन that. लो, इवन लो, या इवन लो, बट नाउ दिस टाइम यू हैड स्कोर्ड 400। गुड, बहुत बढ़िया। अब ग्रेजुअली ग्रेजुअली नाउ यू विल बी स्कोरिंग 500 आल्सो, दैट आई नो, इन अ वेरी फाइन मैनर, एंड यू आर इंप्रूविंग, दैट्स द थिंग, एवरीबॉडी इज इंप्रूविंग, दैट इज अ मेजर थिंग, एवरीबॉडी इज इंप्रूविंग, और वही इंप्रूवमेंट ही हमें चाहिए। अब फिर एक बार इंप्रूवमेंट हो जाए तो तुम लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो बस और कुछ नहीं चाहिए, वही कॉन्फिडेंस ही मेजर थिंग है, उसीलिए हम लोग हैं। ओके, गुड, बहुत बढ़िया, Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड, Thank you. थैंक यू। प्रीतिका जी, आपने मुझे कुछ मैसेज भेजा बेटा, मैंने देख ही नहीं पाया यार। प्रीतिका मैडम, हाँ सर। गुड सर मॉर्निंग। वो डाउट्स थे। गुड मॉर्निंग सर। पहले बताओ पेपर कैसा हुआ? सर बायो मतलब ठीक हुआ इस बार, और मतलब केमिस्ट्री थोड़ा केमिस्ट्री थोड़ा गया, तो कितना है टोटल? टोटल में कितना है मार्क्स? 567। गुड। और बायो में कितना? लास्ट ईयर से लास्ट एग्जाम 314। 314। बायो में लास्ट एग्जाम में कितना था? लास्ट में 244। 244। 244, इस बार 314, दैट्स ग्रेट बेटा, काफी लीप आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में भी तुम्हारा मार्क्स बढ़ा है, दैट्स गुड, बहुत सही, बहुत सही मार्क्स, तो इसका मतलब अच्छा ही बढ़ रहा है। ठीक है, तुम्हारा कौन से क्वेश्चन में डाउट है बताओ? मैंने पेपर ही, मैंने व्हाट्सएप तुम्हारा, रुको मैं देखता हूँ, 4 क्वेश्चंस पे थे क्या? अरे वो क्वेश्चन सॉल्व की थी क्या? वो क्वेश्चन बैंक सॉल्व की मैंने जो भेजा था तुम लोगों को, लिविंग पूरा वर्ल्ड। नहीं हुआ है अभी। पूरा करो, फिर मैं और भी भेजूंगा, So पूरा I करो। wanted to ask you something related to that. In the exercise that you gave for morphology, the second half of the PDF is families, but you've not done that with us yet, right? फैमिलीज?
Families, floral families, I said you that I'll be giving you a complete notes on that of the floral families, because floral families it is nothing but that of whatever the characteristics that we had discussed, that is only that of the floral families only. Oh, okay. But So we just you, learn it from there. yeah, you just made me remind here. Thank you very much, Ami. I just forgot. By today night itself, I'll be sharing with you all those notes on the morphology itself. और उसी से पढ़ो, वो तुम्हारे लिए पूरा NCERT का जो family है ना, वो तुम्हारे लिए पूरा cover up हो जाएगा. So it is there only in the exercise. You're talking about that only, na? It's the description of the families. Yeah, I'll be giving you a short kind of that of the notes itself. Oh, okay. I'll be giving you the short kind of the notes. अब सबसे पहले मेरे notes को पढ़ो, then you go for the study module and the NCERT. Okay, beta? Yeah, sir. And also, sir, have you done flowers formula with us? Floral formula? Yeah. Yes, floral formula I had said you in brief. Okay, and that is included over that one itself, within that thing itself, the flower family itself, that is included. Okay, beta? So I don't remember anything from floral formula. I was there for all the classes. No problem. अभी ये doubts का प्रीतिका का discuss कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा बहुत मैं तुमको बता देता हूँ floral formula. Okay. No problem. Yeah. It's very easy. Okay, sir. ठीक है. हाँ जी प्रीतिका मैडम, यहाँ पर आपके पास में पहला जो सवाल है, हाँ इसके पहले सवाल में क्या डाउट है बेटा? हाइड्रा तो सही तो है आंसर. प्रीतिका? तो मेड्यूसा बोला ना, मतलब मेड्यूसा स्टेज नहीं होना चाहिए ना. तो हाइड्रा में कहाँ हाइड्रा में होता है ना. No, it's an exception. नहीं, वो एक्सेप्शन है ना बेटा, हाइड्रा का तो एक्सेप्शन है. अगर ओबेलिया वाला होता या इसमें जेलीफिश वगैरह, एवरीबॉडी शोज मेड्यूसा स्टेज, बट हाइड्रा इट इज नॉट शोइंग. हाइड्रा क्योंकि it is itself a polyp stage. It is itself a polyp stage, and it becomes, and this polyp stage, it is actually the participant of that of what? Participant on that of the whole alternation of generation also, the metagenesis also in that case. So metagenesis हो रहा है मतलब तो पॉलिप और मेड्यूसा दोनों होना चाहिए. मेटाजेनेसिस मैं ओबेलिया के अंदर में मैं बोल रहा हूँ. मेटाजेनेसिस ये नहीं कि हाइड्रा मेटाजेनेसिस शो कर रहा है. ओबेलिया जो है वो मेटाजेनेसिस शो कर रहा है, उसी के ऊपर बेस करके ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि उनमें से द पार्ट्स दैट आर गेटिंग फॉर्म्ड इटसेल्फ इन दैट केस. ओके, द पॉलीफॉर्म. या बोलो सर. तो कोरल्स भी तो हो ही सकता है ना, मतलब उसमें तो मेटाजेनेसिस भी नहीं होता और वो सिर्फ पॉलिप स्टेज शो करता है. कोरल से ऐसे बहुत सारे क्लासेस हैं जिनके अंदर में पॉलिप एज वेल एज मेड्यूसा दोनों स्टेजेस उनके अंदर में प्रेजेंट होकर रहता है. कोरल के ऐसे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं जिनके अंदर में उनमें प्रेजेंट होकर रहते हैं. बट हाइड्रा इज सच काइंड ऑफ प्लांट व्हिच इज एक्चुअली आई वुड से दैट द लाइक एन एक्सेप्शन काइंड ऑफ थिंग इटसेल्फ व्हिच इज नॉट शोइंग दैट ऑफ दिस थिंग. समझी बेटा? यस सर. तो मतलब फिर पूरे सिलेंट्रेट्स में मेड्यूसा स्टेज सिर्फ हाइड्रा में नहीं प्रेजेंट होगा. इट्स एन एक्सेप्शन. ओके. सेकेंड वाला जो क्वेश्चन तुमने भेजा है, व्हाट वुड डू मैक्सिमम हार्म टू अ ट्री, द लॉस ऑफ, ये तो उस दिन में हमने डिस्कस किया था ना, रिंग गार्डनिंग एक्सपेरिमेंट. इसमें तो हाँ सर, तो बार खटाएंगे तो फिर रूट डेड हो जाएगा ना. तो उन्होंने हाफ तो बोला है ना, लेकिन अगर हमने सारे ही लीव्स हटा दिए और ट्री को कोई अडेप्टेशन नहीं है ट्री के पास, तो फिर ट्री को ज्यादा हार्म होगा, ट्री को कोई फूड ही नहीं होगा उसके पास. आदिश्री, आप सोचो बेटा कि अगर तुमने लीफ को हटा दिया, बट प्लांट्स के पास में तो लीफ को रीगेन करने का भी तो उनके पास में प्रोसेस रहता है ना बेटा, है ना? नहीं पर सर अगर इस क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने बाकी सबका हाफ ऑफ द बार्क वगैरह वो सब बोल के रखा है ना. लेकिन एक मोमेंट पे अगर हम पूरा लीफ हटा दें उनका तो कोई फूड रहेगा नहीं. मैं वही पॉइंट सोच के किया और फिर आंसर राइट भी आया था. वो ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम. मैंने भी पहले वही सोचा था, लेकिन फिर आपने वो क्लास में बताया था ना कि वो बार्क अगर हम वो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वही उसमें मतलब रूट मतलब अगर रिमूव कर दे बार्क तो रूट डेड हो जाएगा. उस मैक्सिमम हाँ, उसीलिए एक्चुअली तुमको यहाँ पर क्वेश्चन तुमको क्या दिया हुआ है, व्हिच वुड डू मैक्सिमम हार्म टू अ ट्री. यहाँ पर मान लो हाफ ऑफ इट्स बार्क की जगह पे अगर तुमको दिया रहता अ कंप्लीट लेयर ऑफ द बार्क अगर तुमको दिया रहता ना, तो फिर यहाँ पर आंसर आपके पास में बार्क वाला ही आंसर तुम्हारे पास में आता.
Are you getting my point? अगर तुमको ये दिया रहता कि a complete layer of that of the bark अगर तुमको दिया रहता तो तुम्हारे पास पे आंसर यही वाला आया होता कि that would have been caused the maximum harm to that of the tree itself. बट तुम्हारे पास में ये वाला पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तुम्हारे पास में ये दिया हुआ है कि लाइक कौन सा पार्ट में ज्यादा मैक्सिमम हार्म हो रहा है। और जैसे आदिश ने भी बताया कि अगर मैं हाफ ऑफ इट्स बार्क को अगर मैं कंपेयर करता हूँ विद दैट ऑफ ऑल ऑफ इट्स लीव के साथ, हाफ ऑफ इट्स बार्क को कंपेयर कर रहा हूँ विद दैट ऑफ इट्स ऑल ऑफ इट्स लीव के साथ इटसेल्फ, तो ऑटोमेटिकली अपने पास में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वी विल से दैट इट विल बी कॉजिंग द मैक्सिमम हार्म टू दैट ऑफ द ट्री इटसेल्फ इन दैट केस। ठीक है बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट दूसरा वाला। So यस बेटा। So did you just say right now that if there was an option called all of its leaves, that would cause more harm? No, I say that if there would have been mentioned that like complete bark or a complete layer of the bark, ठीक है ना बेटा, complete layer of the bark के वगैरह के बारे में अगर आपको यहाँ पर बोला जा रहा था तो in that case that would have caused the maximum harm itself. But in this, the answer is still half of the bark only, no? No, the answer it is actually what it is a I'm sorry, answer it is actually the all of its leaves itself. But so what about in autumn when trees shed their leaves and all the leaves are gone? मैंने इसीलिए मैंने आदिश्री को, आदिश्री ने जब बोला तो मैंने इसीलिए मैंने आपको ये बताया था, पहले मैंने आदिश्री को वही मैंने बताया कि बेटा कि यहाँ पर वी कैन से दैट अगर लीव जो जा रहे हैं फिर उसके बाद में फिर दे आर कैपेबल इनफ टू रिगेन दैट ऑफ द लीव इटसेल्फ, ओके, बट द क्वेश्चन इट इज टेलिंग यू दैट if we are considering at a particular point, okay, let's say at that of a particular point if I'm considering, so within that particular point itself what is happening, the like अगर bark का अगर complete अगर layer को हटा दिया होता it would have caused the maximum amount of damage itself, but यहाँ पर बोल रहा है half of its bark and मुझे यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है all of its leaves के साथ में, तो obviously all of its leaves अगर उस particular moment पे अगर निकाल दिया जा रहा है तो the plant will not be able to synthesize any food and hence it will be causing the maximum harm in that case. समझे बेटा? सर ये लॉस ऑफ इस लीफ हम ऐसे भी देख सकते हैं ना कि लाइक सारे प्लांट्स थोड़ी लीफ शेड करते हैं। यस, ये भी एक पॉइंट है कि सारे प्लांट्स थोड़ी लीफ शेड करते हैं, यहाँ पर शेड ऑफ करते हैं, और सारे प्लांट्स लीफ शेड ऑफ करने के बाद वो रिगेनिंग का प्रोसेस भी नहीं होता है सब में, हाँ मैक्सिमम में होता है बट सब में नहीं होता, ऐसा है, बाय दैट यू कैन सी इट, ऐसा। ठीक है अमिया जी? Okay. अभी भी डाउट है? I don't know. It just seems like when you said last time the bark, most of it needs to go. Even half is quite a lot, right? Yes, And- obviously half is also quite a lot, but half that quite a lot, it is like minimum when we are comparing with that of all of its leaves itself, okay, that half it is like minimum I would say when we are comparing it with that of the all of its leaves itself, because अगर पूरा leaf को एक झटके में अगर निकाल दिया जाए तो वो पूरा the plant will not be able to synthesize the food, and if the plant is unable to synthesize the food then no food will be getting transferred from one location to that of another location itself, so automatically आपके पास में क्या हो जाएगा, automatically that will be causing a derailment of their complete body process and hence maximum harm. Okay, so unless we see like all of the bark or majority of the bark, we go with leaves. majority, complete layer, complete bark, अगर ऐसा कुछ पॉइंट ना आए तो फिर उस हिसाब से आप ये सोचा करो, ठीक है बेटा? Okay, so अब प्रीतिका जी के दूसरे सवाल पे आते हैं। प्रीतिका जी ने पूछा है कि अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट, ये तो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है, हाँ प्रीतिका, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होता है ना इनमें, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, 3-part बॉडी, फिर 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, कंपाउंड आईज, एंटीना, ये अच्छा सब हाँ ठीक है ना? डाउट नहीं है। ये गलत मिस्टेक कर दी आपने, हाँ हाँ है कि नहीं? एकदम भावना में बह गई थी शायद शायद मिस्टेक हो गया, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन आप लोगों ने, सब लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिन जिन लोगों का नहीं है कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा हो जाएगा। संडे का एग्जाम का सिलेबस है आप लोगों का मॉर्फोलॉजी कंप्लीट, प्लांट किंगडम कंप्लीट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
प्लांट किंगडम एंड मॉर्फोलॉजी, ये 12 तारीख के एग्जाम का आपका सिलेबस है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी सिलेबस कंपाइल करके आज रात के अंदर में आप लोग के ग्रुप में हम डाल देंगे, ठीक है ना। बट बायो का मैंने आपको पहले से ही बोल दिया ताकि आप लोग अपना प्रिपरेशन जो है वो शुरू करें। जूलॉजी नहीं है इसमें? इस बार के लिए मैं जूलॉजी नहीं रख रहा हूँ, इस बार आपका मॉर्फोलॉजी कंप्लीट रहेगा एंड आपका ये रहेगा, क्या नाम है, प्लांट किंगडम कंप्लीट, ठीक है बेटा। ओके, क्योंकि हम लोग मेनली मिक्स एंड मैच करके रखते हैं फॉर दैट, ठीक है बेटा। आदिशी जी, अब देखना नेक्स्ट एग्जाम में आपका जूलॉजी रहेगा, फिर जूलॉजी के साथ एक और बॉटनी का पोर्शन रिवीजन रहेगा, ऐसा। ओके, चलिए तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की ओर, नई दिशा की ओर, ठीक है, जो कि आपके पास में आ जाएगा द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट ऑफ द एनिमल्स इटसेल्फ। उसके पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दूं, जैसे अभी आमिया जी ने रिक्वेस्ट किया था अबाउट दैट ऑफ द फ्लोरल फार्मूला एंड दिस थिंग इटसेल्फ। अरे अभिषी मैडम, आपसे पूछा ही नहीं एग्जाम कैसा हुआ। अभिषी जी, आप लेट आई थी, एग्जाम कैसे हुआ? हाँ सर। एग्जाम कैसे हुआ? हाँ, सब अच्छा नहीं हुआ। कितना मार्क्स आ रहा है बेटा? ठीक है, कोई बात नहीं। अभिषेक एक बार मतलब क्लास के बाद एक बार रुकना आज, समझी? ओके सर। हाँ, क्लास के बाद रुकना, देखते हैं। ओके, सो हम लोग यहाँ पर थे सीड वगैरह में, मॉर्फोलॉजी में। ओके, अब मॉर्फोलॉजी के बाद ये छोटा सा पार्ट को मैं जस्ट थोड़ा सा इंक्लूड कर दूं आप लोगों के लिए। दैट इज व्हाट, दैट इज द फ्लोरल फॉर्मूला इटसेल्फ, अ वेरी इजियर पार्ट, अ वेरी इजियर सेक्शन इटसेल्फ। सो लेट्स से अगर हम लोग देख लेते हैं ये फ्लोरल फॉर्मूला एक्चुअली क्या हो जाता है कि फ्लोरल फॉर्मूला इट इज नथिंग बट दैट ऑफ व्हाट, इट्स अ लाइक अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आई वुड से दैट इट्स एक्चुअली अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इटसेल्फ। एंड ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, अब वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये एक्चुअली क्या हो जाता है कि इट हेल्प्स इन डिस्क्राइबिंग द कंप्लीट फ्लावर, it helps in describing the complete flower itself in that case, ठीक है बेटा। ओके, सो अगर मैं अभी फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में अगर मैं देख लूं तो फ्लोरल फॉर्मूला में हम लोग क्या क्या पार्ट को हम लोग इंक्लूड करते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला में वी आर इंक्लूडिंग मेनी काइंड ऑफ द पार्ट इटसेल्फ, दैट इज सबसे पहला वी आर इंक्लूडिंग अबाउट द सिमेट्री। ओके, सबसे पहले हम लोग सिमेट्री को हम लोग इंक्लूड करते हैं। एंड सिमेट्री को हम लोग इंक्लूड करने के लिए हम लोग किस तरीके से करते हैं, अपने पास में जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री आ जाता है। we are having what, we are having zygomorphic symmetry and we are having what, we are having the actinomorphic symmetry itself। zygomorphic symmetry को समझने के लिए we are simply putting a डंडा in between that of, we can say that sphere itself। ये बॉल के बीच में एक छोटा सा ऐसे सीधा लंबा वाला एक डंडा खींच देते हैं। एंड एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री को खींचने के लिए, समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, we are putting a plus sign over here। एक ऐसे तरीके से एक प्लस साइन को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। ओके, ये आ जाता है सिमेट्री वाला पार्ट। अब सिमेट्री के बाद अपने पास में आ जाएगा द सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी इन सेंस व्हाट, सेक्सुअलिटी मतलब वो यूनिसेक्सुअल है, वो लाइक बाइसेक्सुअल है, क्या हो जाएगा वो अपने पास में यहाँ पर आ जाता है। तो अगर मैं सेक्सुअलिटी के रिस्पेक्ट में देख लूँ तो जो अगर ये ऑर्गेनिज्म, अगर ये मोनेशियस वाला ऑर्गेनिज्म है, if this flower is monoecious flower, then in that case हम लोग उसमें bisexual के लिए हम लोग इस तरीके से इसको पुट करेंगे। एंड अगर हम लोग देख लेंगे ये जो फ्लावर है, if this flower it is a dioecious flower, या तो we can say that unisexual flower itself, so then sorry, either we'll be putting it as that of the staminate part or we'll be putting it as that of the pistillate flower itself। या तो हम लोग यहाँ पर staminate flower को पुट करेंगे या तो हम लोग यहाँ पर pistillate flower को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अपने पास में यहाँ पर ये आ जाएगा। सो ये आ जाएगा सेक्सुअलिटी का। एंड फिर सेक्सुअलिटी के बाद अपने पास में आ जाएंगे इनके फ्लोरल वॉल्स का डिस्क्रिप्शन। अगर मैं इनके फ्लोरल वॉल्स के डिस्क्रिप्शन के लिए देख लूं तो सबसे पहला आ जाएगा इनका कैलिक्स, सबसे पहले आ जाएगा द कैलिक्स इटसेल्फ। अब देखो और भी बहुत कुछ इसमें हम लोग डाल सकते हैं, जैसे ब्रैक्ट के बारे में डाल सकते हैं, ब्रैक्टियोलेट के बारे में डाल सकते हैं। वो सब कुछ डालना ज्यादा अभी जरूरी नहीं है बिकॉज एनसीईआरटी वगैरह एंड नीट वगैरह वो हमें मेंशन नहीं करता है। तो हम लोग सिंपली डायरेक्टली फ्लोरल वॉल्स में आ जाएंगे, ठीक है ना।
कैलिक्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए आई एम पुटिंग के, ओके, एंड जितने भी फ्लोरल वॉल्स हैं उन सब फ्लोरल वॉल्स को समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर नीचे में ब्रैकेट के अंदर में मान लेते हैं कि अगर गैमोसेफलस कंडीशन है तो गैमोसेफलस कंडीशन हो जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर में रहेगा, और अगर पॉलीसेफलस कंडीशन हो जाएगा तो ये फ्री रहेगा। अगर ये पॉलीसेफलस कंडीशन हो जाएगा तो ये फ्री रहेगा, मतलब या तो हम लोग इसको कैलिक्स के नीचे में 5 लिख सकते हैं या तो ब्रैकेट के अंदर में 5 लिख सकते हैं। तो 5 का मतलब क्या हो जा रहा है, आपके पास में 5 सेपल्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये जो 5 है वो 5 फ्री है, इसका मतलब पॉलीसेफलस कंडीशन, एंड ये जो 5 है वो 5 यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में प्रेजेंट है, मतलब क्या हो जा रहा है, द गैमोसेफलस कंडीशन इटसेल्फ इन दैट केस। ठीक है, ओके। इसके बाद में आपके पास में क्या हो जा रहा है, इसके बाद में अपने पास में आता है द करोला, then we are having that of the corolla itself, and if I'm saying about that of the corolla के लिए अपने पास में क्या आ जाएगा, द सी, ओके, एंड ये जो सी अपने पास में आ जाएगा ना, तो ये सी अपने पास में इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, या तो हम लोग इसको ऐसे 5 के हिसाब से देंगे या तो हम लोग इसको इस तरीके से देंगे, करोला में सी या तो हम लोग 5 के हिसाब से देंगे या तो ब्रैकेट के अंदर में हम लोग इसको 5 देंगे, ओके। एंड फिर अपने पास में जो आ जाएगा, वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द एंड्रेशियम एक्सेल। अगर मैं एंड्रेशियम के लिए अगर मैं देख लेता हूं तो ए, मैं अगर ए के रेस्पेक्ट में मैं अगर देख रहा हूं तो ए के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, अब ए के रेस्पेक्ट में आपको मालूम है कि हियर दे कैन बी मोनोएडल्फस कंडीशन आल्सो, दे कैन बी डाईएडल्फस कंडीशन आल्सो। अगर डाईएडल्फस कंडीशन हो जाएगा तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 9 एंड 9 जो है वो एक ग्रुप के अंदर में प्रेजेंट है, तो मैं उसको डाईएडल्फस कंडीशन दे दिया। अब हमें मालूम है कि जो एंड्रेशियम है, नाउ दिस एंड्रेशियम इट आल्सो शोज दैट ऑफ द कोहेशन एडेशन काइंड ऑफ थिंग इटसेल्फ। तो इसमें जब एंड्रेशियम दूसरे पार्ट के साथ जब वो मिक्स मैच होता है, मतलब दूसरे पार्ट के साथ जब वो यहाँ पर फ्यूज होके रहता है, उसमें से अपने पास में कुछ स्पेशलाइज्ड कंडीशन आते हैं, जैसे सबसे पहला वाला जो स्पेशलाइज्ड कंडीशन है उसको हम लोग बोल रहे हैं द एपिपेटलस कंडीशन। तो मैं अगर एपिपेटलस कंडीशन के बारे में बात कर लूंगा तो एपिपेटलस कंडीशन में अपने पास में क्या हो जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा, वी कैन सी दैट द करोला एंड आ जाएगा एंड्रेशियम, उसके ऊपर से हम इसको ऐसे करके खींच देंगे, ओके, वी विल पुटिंग एन आर्च ओवर दैट ऑफ द एपिपेटलस कंडीशन इटसेल्फ। दूसरा वाला जो अपने पास में आ जाएगा उसको वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द एपीफाइलस कंडीशन इटसेल्फ। एंड एपीफाइलस कंडीशन अपने पास में क्या हो जाएगा, एपीफाइलस कंडीशन में मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर हम लोग पेडियांथ वाले वर्ड को यूज करते हैं, तो जब हम लोग यहाँ पर पेडियांथ वाले वर्ड को यूज कर लेते हैं तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जा रहा है, पेडियांथ वाले वर्ड में यहाँ पर पी एंड ए इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, तो ये आ जाएगा पेरियांथ, ये आ जाएगा एंड्रेशियम, एंड इनके ऊपर में जब ऐसा कनेक्शन प्रेजेंट होके रहेगा तो इसको हम लोग एपीफाइलस कंडीशन के हिसाब से हम इसको रिप्रेजेंट करवाएंगे। ठीक है बेटा, एंड देन इसके बाद में अपने पास में क्या आता है, इसके बाद में अपने पास में आता है द गाइनेंड्रस कंडीशन। इसके बाद में अपने पास में जो कंडीशन आ जाएगा, दैट कंडीशन विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज द गाइनेंड्रस कंडीशन इटसेल्फ, एंड वो गाइनेंड्रस कंडीशन या तो इस तरीके का कंडीशन आ जाएगा, तो यहाँ पर एंड्रेशियम जो है इट इज शोइंग द लिंकिंग विद दैट ऑफ द पिस्टल इटसेल्फ इन दैट केस। तो स्टैमेन जो है वो पिस्टल के साथ लिंकिंग शो करता है, इट इज लाइक दिस इन दैट, ओके। ये हम लोग यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं। मोरओवर अब मैं अगर गायनेशियम के मॉडिफिकेशन के बारे में देख लेता हूं, if I am saying about that of the gynaecium modification itself, तो गायनेशियम के मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग अपने पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफ आई एम सेइंग अबाउट दैट ऑफ द सुपीरियर ओवरी कंडीशन। सुपीरियर ओवरी मतलब अमिया जी कौन सा फ्लावर, सुपीरियर ओवरी मतलब कौन सा फ्लावर, ये संडे का एग्जाम में आने वाला है। To do this half, I only did the desk half. ओके ओके, प्रीतिका जी सुपीरियर ओवरी मतलब, सुपीरियर ओवरी मंजे विच फ्लावर बोलो प्रीतिका मैडम, कौन सा, यस 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 हाइपो, हाइपो, ठीक है ना, हाइपोगाइनस। सो आपके पास में क्या आ जाएगा, इस तरीके से ये जी है एंड जी के नीचे सारे वी कैन से दैट द फ्लोरल वॉल्स दे आर रिमेनिंग प्रेजेंट, जी है एंड जी के नीचे द फ्लोरल वॉल्स इट इज रिमेनिंग प्रेजेंट इटसेल्फ, ओके। एंड देन सुपीरियर ओवरी के बाद अपने पास में आ जाएगा द इंफीरियर ओवरी।
इंफीरियर ओवरी के लिए आपके पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये गाइनेशियम आ गया, एंड गाइनेशियम के ऊपर में एक ऐसा करके हम लोग डंडा दे देंगे, ठीक है ना, दैट इज ए इंफीरियर ओवरी, एंड देन वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द सेमी सुपीरियर ओवरी इटसेल्फ। तो मैं अगर यहाँ पर सेमी सुपीरियर ओवरी के लिए देख लेता हूँ तो ये गाइनेशियम है, एंड गाइनेशियम के बाजू में से इस तरीके से एक डंडा जो है वो अपना यहाँ पर प्रेजेंट होकर रहता है, ठीक है ना, दैट इज अ पेरीगाइनस काइंड ऑफ द कंडीशन। ये आ जाएगा हाइपोगाइनस, एपिगाइनस एंड पेरीगाइनस काइंड ऑफ द कंडीशन विच इज रिमेनिंग प्रेजेंट ओवर हियर, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द गाइनेशियम पोजीशन। अब इनका जो नंबरिंग है वो नंबरिंग मेंशन करने के लिए इन सब के बाजू में हम लोग इस तरीके से इसको पुट कर सकते हैं। ओके ये आ जाएगा आपका फ्लोरल फॉर्मूला। सो अगर हम लोग इसमें अभी इसको अगर अभी मैं मेंशन करता हूँ एज ए फॉर्मूला, अगर इसको मैं एज ए फॉर्मूला मेंशन करूंगा तो इसको मैं क्या पुट करूंगा, सबसे पहले आई विल बी सीइंग द सिमेट्री ऑफ द फ्लावर इटसेल्फ, ओके, उसके बाद में आई विल बी सीइंग अबाउट दैट ऑफ द सेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर, ओके, उसके बाद में we will be seeing about that of the calyx itself and calyx का number, उसके बाद में I'm sorry calyx itself and calyx का number, उसके बाद में I'll be seeing about corolla and corolla का number itself, then androecium and its number, and then gynoecium, and अगर androecium like epipetalous है तो इसके साथ में ऐसा शो होगा, और अगर एपिगाइनस है तो ये इस तरीके से इसका ये यहाँ पर शो करेगा। अब मैं अगर टिपिकल लिली टाइप के प्लांट्स के लिए देख लेता हूँ, लिली टाइप का प्लांट मतलब क्या हो जा रहा है, जो कि आपके पास में मेनली क्या है कि मोनोकॉट काइंड ऑफ प्लांट है। तो मोनोकॉट काइंड ऑफ प्लांट में यहाँ पर ये कैलिक्स एंड करोला वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर प्रेजेंट होके नहीं रहेगा, उनके जगह में इट विल बी शोइंग द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑफ द फ्लोरल फॉर्मूला लाइक दिस, एक्चुअली इट विल बी शोइंग द प्रेजेंस दैट ऑफ द प्रेजेंस लाइक दिस इटसेल्फ इन दैट केस, ओके, जहां पर यहाँ पर एक P आ जाएगा, P stands for that of the perianth itself, perianth के बाद में करोला, I'm sorry, perianth के बाद में androecium and that of the gynoecium itself, इस तरीके से directly that we can put perianth in sense the tepals also, ये आ जाएगा मोनोकॉट के लिए ऐसा standardized form, and ये आ जाएगा डाइकॉट के लिए the standardized form itself, clear, समझ में आया, ओके बढ़िया। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, दैट इज द फ्लोरल फॉर्मूला इटसेल्फ। अब इसी के ऊपर बेस करके आपके पास में जितने भी फ्लोरल फैमिलीज वगैरह है वो फ्लोरल फैमिलीज का पॉइंट जो है वो इसी के ऊपर बेस करके यहाँ पर वो प्रेजेंट है, ओके, एंड दैट थिंग ओनली वी हैव टू सी। मैं आज शाम तक आप लोगों के ग्रुप में ये फ्लोरल फैमिली मतलब जैसे आज मेरा होल डे का लेक्चर खत्म हो जाएगा, यू विल बी सीइंग दैट यू आर रिसीविंग सम इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन दैट ऑफ मॉर्फोलॉजी आल्सो अगेन फ्रॉम माय एंड, ओके, अच्छे तरीके से उसको करो एंड उसको प्रिपेयर करके चले जाओगे, दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर दैट ऑफ योर लाइक एग्जाम। इवन उसको पढ़ लोगे एंड उसके बाद में एक बार एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो और कुछ चीजों की पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, मैं इतना तुमको गारंटी दे रहा हूँ इन दैट केस, ठीक है बेटा, ओके। तो मैंने आपको बोल ही दिया ये संडे के एग्जाम में होल मॉर्फोलॉजी एंड होल प्लांट किंगडम आएगा, बट नेक्स्ट वाले संडे के लिए तैयार हो जाओ, नेक्स्ट वाले संडे में काफी सिलेबस आपका बायो में रहने वाला है, ठीक है ना, ओके, गेट रेडी फॉर द सेम। अभी नहीं बताऊंगा, सरप्राइज रहेगा, बाद में बता दूंगा आप लोग, ठीक है, ओके। तो ये हो गया मॉर्फोलॉजी। आमिया जी इसमें कोई डाउट, फ्लोरल फॉर्मूला में इसमें कोई डाउट? No, so I'll finish studying morphology and then try attempting, and then if I have a doubt, I'll let you know. Yes. And let text me whatever the doubts you are having. Moreover, Yeah, इसके yeah. साथ में यहाँ पर अपने पास में एक फ्लोरल डायग्राम भी आता है, पहले सिलेबस में मेंशन था, अभी सिलेबस में उस तरीके से फ्लोरल डायग्राम का आपका मेंशन है नहीं, ओके। फ्लोरल डायग्राम इट इज नथिंग बट दैट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट ऑफ द फ्लोरल वॉल्स, ओके, फ्लोरल वॉल्स को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करना है, एंड ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है ना, उस फ्लोरल फॉर्मूला को हम लोग एक डायग्रामेटिक फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करवाते हैं इस तरीके से, ओके ना, तो बट इट इज नॉट देयर नाउ, ओके, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग, ओके, उसको अलग से डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, Okay, so बढ़िया। मीनाक्षी मैडम कोई डाउट? मीनाक्षी जी कोई डाउट नहीं। अरे सही। सो हम लोग यहाँ पर अभी शुरुआत कर देते हैं किस चीज के बारे में, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट दैट ऑफ द पार्ट जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, वी विल बी सीइंग इट एज दैट ऑफ द टिश्यूज इटसेल्फ, और नेक्स्ट चैप्टर, ओके, छोटा वाला चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट वाला है, we will be seeing first of all the tissue part itself in that case, ठीक है, that is the animal tissues or the structural organization of the other animals, chapter का नाम है
द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एनिमल्स। तो अब ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आ जाता है एज पर एनसीईआरटी, वो है टिश्यूज के बाद में जो एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन है। और वो एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन क्या क्या है उसमें आ जाता है आपके पास में, अपने पास में इंपॉर्टेंट वाला आता है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला आ जाता है कॉकरोच का डिस्क्रिप्शन, उसके बाद में फ्रॉग एंड अर्थवर्म। बट मेनली हम लोग कॉकरोच को देखेंगे एंड फ्रॉग के कुछ कुछ फीचर्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट ऑफ द टिश्यूज इटसेल्फ। हमने अभी तक एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इलाबोरेटली अबाउट दैट ऑफ द एनिमल टिश्यूज। ठीक है, ओके। सो अब मैं अगर एनिमल टिश्यूज के बारे में देख लेता हूं तो सबसे पहला एनिमल टिश्यूज कितने टाइप्स के हो जाएंगे अगर हम लोग देख लेते हैं तो एनिमल टिश्यूज को हम लोग जनरली फंक्शनिंग्स वगैरह या तो फंक्शन एज वेल एज स्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर बेस करके एनिमल टिश्यूज को हम लोग जनरली कुछ सर्टेन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। जैसे जो सबसे पहला वाला जो अपने पास में टाइप है वो हमें मालूम है ऑलरेडी, वी आर गोइंग टू सी अबाउट दैट ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू इटसेल्फ, या तो एपिथेलियम इटसेल्फ। जो दूसरा वाला जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टिश्यू आ जाता है उसको वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इटसेल्फ। जो दूसरा वाला जो आ जाएगा उस दूसरे वाले को वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज द कनेक्टिव टिश्यू इटसेल्फ। ओके, जो तीसरा वाला जो अपने पास में आ जाएगा उस तीसरे वाले को वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द मस्क्यूलर टिश्यू इटसेल्फ। ओके, एंड जो चौथा वाला जो अपने पास में आ जाता है, वी नो वेरी वेल कि इन सबको जो कंट्रोल करने वाला जो टिश्यू है वो अपने पास में आ जाता है जिसको हम लोग बोलेंगे द न्यूरल टिश्यू इटसेल्फ। अब ये वाला जो चैप्टर है, अब इस चैप्टर के अंदर में हम लोग इस चैप्टर के अंदर में एपिथेलियल एंड कनेक्टिव के ऊपर में मेन स्ट्रेस डालने वाले हैं। बिकॉज मस्क्यूलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू को हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर में लोकोमोशन एंड न्यूरल कंट्रोल वगैरह में भी हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग मेन जो है स्ट्रेस ओवर दैट ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू वी आर गोइंग टू पुट द मेन स्ट्रेस इटसेल्फ। ओके, इन दैट केस सो हम लोग सबसे पहले we will be starting with that of our the type itself, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, we will be representing it as that of the epithelium, the first one, the outer surface, जिसको हम लोग epithelium हम लोग इसको यहाँ पर बोलते हैं। ओके, एंड हमें एक चीज याद रखना पड़ेगा कि epithelium this is always the first one. Okay, it always first originates. Okay, this is the first one to get originated during that of what, during that of the embryonic development itself. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वगैरह के वक्त में जो सबसे पहला टिश्यू जो फॉर्म होने वाला होता है वो कौन होता है, वो नथिंग बट दैट ऑफ द एपिथेलियम इटसेल्फ इन दैट केस। ओके, सबसे पहला टिश्यू इट इज ऑलवेज द एपिथेलियम इटसेल्फ इन दैट केस। ठीक है ना बेटा। ओके, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे तो ये जो एपिथेलियल जो टिश्यू आ जाता है ना, ये एपिथेलियल एक्चुअली इसको हम लोग दो वर्ड में हम लोग इसको सेपरेट कर दिए हैं। जैसे एपी मतलब सरफेस एंड जो थेलियम आता है, थेलियम इन सेंस द ग्रोथ इटसेल्फ इन दैट केस। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर अपने पास में आ जाता है। सो एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग क्या बोल देंगे कि ऐसा टाइप का टिश्यू जो दूसरे टिश्यू के ऊपर में जब वो ग्रो कर रहा है उसको हम लोग यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू के हिसाब से हम इसको यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान पे रखना होगा कि एपिथेलियल टिश्यू इज व्हाट, इट ऑलवेज रेस्ट्स। ओके, आपको ये याद रखना है, इट इज ऑलवेज रेस्ट और इट इज ऑलवेज प्लेस्ड ओवर दैट ऑफ द underlying connective tissue. It is always placed over that of the underlying type of that of the connective tissues itself. जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज है वो कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर में ये यहाँ पर रेस्ट करता रहता है इन दैट केस। ठीक है बेटा। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, आपको एक चीज याद रखना है कि ये जो टिश्यू है, नाउ दिस टिश्यू इज हाईली कॉम्पैक्ट। ये टिश्यू जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है एंड बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ इनके अंदर में, इन टिश्यूज के अंदर में दे शोज वेरी लिटिल और फ्यू टाइप ऑफ दैट ऑफ द इंटरसेल्युलर स्पेसेस इटसेल्फ। बहुत ही कम इनके अंदर में इंटरसेल्युलर स्पेसेस वगैरह जो है वो प्रेजेंट होके इनमें रहता है।
ओके सो अगर हम लोग देख लेंगे तो इन दैट केस एज बिकॉज इंटरसेलुलर स्पेसेस वगैरह जो है वो इनमें कम होके रहता है, तो जिसके वजह से ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। ओके वी कैन से दैट ड्यू टू little intercellular space, due to that of the little intercellular spaces itself, एकदम कम अमाउंट का इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें मिल रहा है, इस रीजन के वजह से यहाँ पर अपने पास में यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर वी कैन से दैट जैसे ब्लड वेसल्स हो गया, जो भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जो भी कंपोनेंट्स हैं, ओके, blood vessels, limb vessels, etc. They cannot pierce this tissue and they cannot like enter within that of this thing itself in that case. Okay, so अगर हम लोग देख लेंगे, so we can simply say that the blood vessels, okay, as well as that of we can say the lymph vessels, blood vessels, lymph vessels, ऐसे टाइप के टिश्यूज जो हैं, they cannot pierce this tissue, and as because they cannot pierce this tissue itself, okay, so automatically this tissue they will not be able to show any kind of circulation itself. ओके सो हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर में दिस इज शोइंग, दिस इज एक्चुअली डिवॉइड ऑफ दैट ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन इटसेल्फ. Okay, this shows that of the absence of the blood circulation. This is showing the absence of that of the blood circulation. आप सिंपली देख सकते हो, जब आपकी स्किन का आउटर लेयर जब कटता है तो इमीडिएटली खून नहीं निकलता है, बट जैसे ही स्किन जब थोड़ा सा डीप कट लेता है, तो स्किन डीप कट लेने के बाद इमीडिएटली क्या हो जाता है, इमीडिएटली खून निकलना चालू हो जाता है. सो व्हाई दिस इज सो, ये इवन आप देखोगे कि विंटर सीजन वगैरह के टाइम पे आपके फिंगर या तो मतलब स्किन जो है वो ड्राई हो जाते हैं, एंड दे यूज टू गेट समवट, जो भी डेड स्किन्स हैं या तो आउटर लेयर ऑफ द स्किन है वो बाहर भी निकलते हैं. ओके, पैचेस ऑफ द स्किन वो बाहर निकलते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर खून निकलना चालू हो जाता है. ओके, व्हाई? Because epithelial tissue they are very much drier kind of the tissue itself, उनमें blood circulatory system वगैरह उनके अंदर में present होके नहीं रहते हैं. Okay, and जब उनके अंदर में present होके नहीं रहेंगे, they will not be showing any kind of blood loss during the injury itself. Okay, ठीक है. So अब अगर मैं देख लेता हूँ, yes रुपिका जी बोलो. Sir, can you just repeat that last point? I say that in that of like epithelial tissues, there is no blood circulatory system or blood vessels or anything that is remaining present itself in that case. Okay, and जिसके वजह से विंटर सीजन हो या कोई भी सीजन हो, उसमें जब आपका लाइक फिंगर हो या लिप्स हो, जब ड्राई हो जाता है तो ड्राई पैचेस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जो स्किन बाहर निकलना चालू होता है, तो वो स्किन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि वो ड्राइड स्किन है, वो बाहर निकलता है, बट दैट डजंट मीन दैट उसमें से खून निकल रहा है, इजंट इट? जब आपके स्किन का जब कोई उसमें डीप कट लगता है, तभी उसी में से खून वगैरह जो है वो बाहर निकलता है. ठीक है बेटा, समझ में आया रूपिका जी? So actually I was asking about the point that you wrote. बोलो ना. Like the last point you wrote, could you Oh, just explain अच्छा. it? That's the same thing I said, as because इनके अंदर में देखो generally जो circulatory जो fluids है, वो circulatory fluids where they used to flow, the circulatory fluids for their flowing they will require certain void or certain spaces, isn't it? हर एक सेल के बीच में जो intercellular spaces हो जाएंगे, उन intercellular spaces के अंदर में से ही इन circulatory fluids को flow करना होता है, but actually इनमें कोई intercellular spaces जो है वो बहुत ही कम amount में present होकर रहते हैं, तो जिस रीजन के वजह से दे आर नॉट एबल टू शो दैट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स हो गया, लिम्ब वेसल्स हो गया, या ऐसा कुछ भी यहाँ पर प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं हो रहा है. तो जिसके वजह से वी यूज्ड टू से दैट कि इनके अंदर में एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर में ब्लड सर्कुलेशन या द फ्लो ऑफ द ब्लड एंड द लिम्ब वेसल्स, जो लिम्ब फ्लो इटसेल्फ, इट इज नॉट गेटिंग पॉसिबल विद इन देम इन दैट केस. समझ में आया बेटा? Yes, sir, got it. ओके, बढ़िया. सो अब अगर हम लोग देख लेंगे तो लाइक इस एपिथेलियल टिश्यू की यहाँ पर एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होके रहता है. लेयर्स अगर हम लोग देख लेंगे एपिथेलियल टिश्यूज से रिलेटेड
लेयर्स के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, लेयर्स रिलेटेड टू दैट ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू इटसेल्फ। ओके, तो क्या क्या लेयर्स अपने पास में आ जाएगा? लेयर्स या तो स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू दैट ऑफ द एपिथेलियम इटसेल्फ। जो सबसे पहला वाला जो पार्ट आ जाएगा, उस सबसे पहले वाले पार्ट को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो सबसे पहला वाला जो पार्ट आ जाएगा, उस पार्ट को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन इटसेल्फ। ओके, तो मैं अगर यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में अगर मैं देख लूँ, क्या हो जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन? जनरली बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? इट्स एक्चुअली अ वेरी थिन वन, इट्स अ वेरी थिन लाइनिंग। थिन लाइनिंग के साथ साथ हम लोग ये भी बोलेंगे कि दिस इज अ नॉन लिविंग लेयर। ओके, दिस इज अ थिन non-living and acellular membrane. This is a thin non-living as well as that of acellular. I would say that the basement membranes that is remaining present. Thin non-living acellular, I would say that basement membrane जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होके वो यहाँ पर रहता है, ठीक है ना बेटा। एंड एज बिकॉज ये नॉन लिविंग है, एज बिकॉज ये यहाँ पर असेल्युलर काइंड ऑफ थिंग हो जा रहा है, तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा, नाउ दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इट इज हाईली परमिएबल। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, नाउ दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इट इज हाईली परमिएबल वन, ये काफी ज्यादा परमिएबल वाला हो जाता है। एंड अगर हम लोग देख लेंगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का इफ वी आर सेइंग अबाउट द लोकेशन इटसेल्फ, बेसमेंट मेम्ब्रेन का अपने पास में लोकेशन क्या हो जाएगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का मेजर लोकेशन इट इज व्हाट? मेजर लोकेशन इट इज इन बिटवीन दैट ऑफ अपना जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, वो एपिथेलियल टिश्यूज एंड जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उन कनेक्टिव टिश्यूज के बीच में these basement membrane, मतलब it is like a matrix kind of thing, it's a ground substance kind of thing जो यहाँ पर present होके जो यहाँ पर रहता है। ओके बेटा, सो ओवरऑल में हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि this basement membrane it is actually secreted by, it is actually secreted by the secretions of both the epithelium and that of the connective tissues itself. It is actually secreted by that of both the epithelium and that of the connective tissues itself in that case, ठीक है ना। ये आ जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब अगर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के कुछ सर्टेन लाइनिंग्स या कुछ सर्टेन लेयर्स अपने पास में प्रेजेंट होके रहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के। यस रूपिका जी बोलो। So you just said that this basement membrane is like a matrix. It's like a ground substance. It's like a ground substance that you can say. बोलो। But matrix means it's like a fluid, right? हाँ, हमेशा फ्लूइड थोड़ी होगा मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म is it a fluid? No. साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म is not a fluid ना, isn't it? Yeah. So हमेशा वो फ्लूइड होगा ऐसा कुछ नहीं है। क्या बेटा? साइटोप्लाज्म फ्लूइड नहीं होता। It's a semi fluid, it's not a fluid, है ना बेटा। हम लोग उसको सेमी फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड मतलब कंप्लीटली फ्लूइड इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द लिक्विड वाला पार्ट इटसेल्फ, बट अगर हम लोग सेमी फ्लूइड बोलेंगे तो इट्स अ जेली लाइक काइंड ऑफ दैट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। यार अगर वो फ्लूइड हो गया होता साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म तो फिर वो ऑर्गेनेल्स को होल्ड ही नहीं कर पाता इन दैट केस, है कि नहीं बेटा? ठीक है। सो उस हिसाब से अगर मैं देख लूं तो अपने पास में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन की अगर मैं लेयर्स, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन दे आर व्हाट एक्चुअली दे आर एक्टिंग लाइक दैट ऑफ अ ग्राउंड सब्सटेंस, दे आर एक्टिंग लाइक दैट ऑफ अ ग्राउंड सब्सटेंस इटसेल्फ, नथिंग मोर देन दैट। ओके बेटा, समझ में आया? Okay. Yeah, so I guess I had some misconception. I was taught that these basement membranes are like some tiles over which these epithelial. हाँ, तो तुम तो वही बोल रहे हो ना, मैं भी जो बोल रहा हूँ वो तुम भी वही बोल रहे हो। आई एम सेइंग द ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस मींस व्हाट? इट विल बी अ काइंड ऑफ सब्सटेंस ओवर व्हिच द अदर लाइक द टिश्यूज लाइक द एपिथेलियल एंड दिस थिंग, ये जो है वो उसके ऊपर में प्लेस्ड है। ओके, सो बट तुम ये शायद सोच रहे हो कि इट इज लाइक अ कारपेट काइंड ऑफ थिंग और अ मैट काइंड ऑफ थिंग जिसके ऊपर में, इट्स नॉट लाइक द थिंग। आप ऐसा बोल सकते हो कि इट इज द काइंड ऑफ द अदर लेयर व्हिच इज रिमेनिंग प्रेजेंट इन बिटवीन दैट ऑफ द आउटर सरफेस एंड द अदर कनेक्टिव टिश्यूज इटसेल्फ। ओके, तो ये कनेक्टेड टिश्यूज को कनेक्ट करता है एंड ये एपिथेलियम को सपोर्ट करता है।
Are you getting my point? That will be the better Yeah. suitable word to describe the basement layer. Okay? Yes, sir. So अगर हम लोग देख लेंगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो हो जाते हैं ना, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन अपने पास में 2 लेयर्स के होते हैं. देयर आर 2 layers present within the बेसमेंट मेम्ब्रेन. जो सबसे पहला वाला जो लेयर आ जाएगा, वो सबसे पहले वाले लेयर को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज दैट ऑफ द बेसल लैमिना इटसेल्फ. जो सबसे पहला वाला जो लेयर अपने पास में आ रहा है, वो सबसे पहले वाले लेयर को हम लोग बेसल लैमिना हम लोग यहाँ पर बोलते हैं. एंड आपको याद रखना है कि ये बेसल लैमिना जो है, दिस बेसल लैमिना इट इज कंसिस्टिंग ऑफ दैट ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन इटसेल्फ. बेसल लैमिना इट इज कंसिस्टिंग ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन इटसेल्फ. एंड आपको याद रखना है कि दिस बेसल लैमिना दिस इज एक्चुअली सिक्रीटेड बाय दैट ऑफ द एपिथेलियल सेल्स इटसेल्फ. जो बेसल लैमिना है वो यहाँ पर इसको कौन सिक्रीट कर रहा है? दिस इज गेटिंग सिक्रीटेड बाय दैट ऑफ द एपिथेलियल सेल्स इटसेल्फ. ओके, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड एपिथेलियल सेल से ये बनता है. वेयर एज अब दूसरा वाला जो इसका लेयर रहता है, वो दूसरा वाला लेयर किसकी ओर फेस करके रहेगा? ये अगर एपिथेलियल की ओर है तो दूसरा वाला लेयर है वो ऑब्वियसली वो कनेक्टिव टिश्यू की ओर फेस करके रहता है. एंड उस लेयर को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द fibrous lamina itself. That layer we are representing it as the fibrous lamina itself. Okay, तो अगर हम लोग fibrous lamina को अगर हम लोग देख लेंगे तो fibrous lamina क्या हो जाएगा? This will be always facing towards that of what? This will be always facing towards that of the connective tissues itself. ये हमेशा यहाँ पर क्या हो जाता है? It is always facing towards that of the connective tissues itself. In that case वो connective tissue के वहां पर प्रेजेंट होके रहता है. एंड इनके अंदर में why we are representing them as fibrous? Because ये जो टाइप का लेयर है, इस लेयर के अंदर में I would say that कि जो कोलाजन आ जाएगा, ओके, इसके अंदर में I would say that कि जो कोलाजन आ जाएगा as well as that of, मान लेते हैं कि स्ट्रक्चर जैसे रेटिक्यूलर फाइबर्स, ओके, ऐसे टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं, कोलाजन, देन आई वुड से दैट द रेटिक्यूलर टाइप के फाइबर्स है, वो फाइबर्स अब ये क्या हो जाते हैं? दे आर प्रेजेंट विद इन दैट ऑफ, और दे आर रिमेनिंग सस्पेंडेड विद इन दैट ऑफ द म्यूकोपॉलीसैकेराइडिक ग्रुप इटसेल्फ. Okay, they are remaining present within that of the mucopolysaccharide group itself in that case. Okay, so fibrous lamina fibrous क्यों हो जाएगा? fibrous lamina इसके लिए fibrous हो जाएगा because उसके अंदर में जो mucopolysaccharide वाला जो मैट्रिक्स है, वो mucopolysaccharide वाले मैट्रिक्स के अंदर में कोलाजन as well as reticular fibers जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है. इसकी वजह से फाइब्रस लैमिना जो है वो यहाँ पर एक फाइब्रस नेचर का वो यहाँ पर बनता है. ओके बेटा, समझ में आया एवरीबॉडी? ठीक है. फर्दर ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद अपने पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद हमें यहाँ पर, बोलो मीनाक्षी, कुछ बोलना है बेटा? सर आपने अभी क्या बोला फाइब्रस के बारे में? मैंने ये बताया कि फाइब्रस लैमिना का जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन के अंदर में द कोलाजन एंड वी कैन से दैट द फाइब्रस कंपोनेंट्स दे आर रिमेनिंग प्रेजेंट विद इन देम, जो कि हम लोग रेटिक्यूलर फाइबर्स थे, तो रेटिक्यूलर फाइबर्स के हिसाब से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. एंड ये जो कोलाजन एंड ये जो रेटिक्यूलर फाइबर्स हैं, वो कोलाजन एंड रेटिक्यूलर फाइबर्स, उनमें एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होकर रहता है, और वो मैट्रिक्स जो है वो उनमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड से वो मैट्रिक्स बनता है. अब वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड के अंदर में ये कोलाजन एंड रेटिक्यूलर जो फाइबर्स है वो सस्पेंडेड होके वहां पर वो प्रेजेंट होके रहता है. सो एज बिकॉज इसमें जितने भी कंपोजिशंस हैं वो सारे कंपोजिशंस ही फाइब्रस वाले हो जाते हैं, तो इसकी वजह से इसको हम लोग फाइब्रस लैमिना के हिसाब से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. समझे बेटा? हाँ सर. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कि रिलेटेड है एपिथेलियल लेयर से, एंड उस नेक्स्ट स्ट्रक्चर को वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द जंक्शंस इटसेल्फ. जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाएगा उसको हम लोग जंक्शंस बोलेंगे, या तो यू कैन रेफर इट एज दैट ऑफ द इंटरसेल्युलर जंक्शंस इटसेल्फ इन दैट केस. ओके, तो इंटरसेल्युलर जंक्शंस का काम क्या हो जाता है कि वो स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल लिंक वगैरह को वो प्रोवाइड करवाने का वो मेजरली यहाँ पर वो काम करता है. ओके, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल लिंक वगैरह. बोलो बेटा, हम ये So बोलो. this junction is another layer, or
इट्स नॉट अ लेयर, दीज आर ऑल द स्ट्रक्चर्स। ओके, आप जब वहां पर पहले में लेयर लिखा है ना, तो लेयर के बाजू में स्लैश देके आप स्ट्रक्चर्स भी लिख सकते हो, मॉडिफिकेशंस भी लिख सकते हो, लाइक दैट। ठीक है बेटा? Okay, so this is inside the basement membrane only, or it is that of another structure of that of the epithelial tissue, okay, away from that of the basement membrane, that you can say, or over that of the basement membrane, that you can say. okay, Okay बेटा? जैसे basement membrane is the one which is making a contact with that of both the connective and the epithelial one. Junction is the one which is making a contact with that of the outer surface and the inner surface itself. ठीक है बेटा? okay. So just one second. ओके, सो अगर हम लोग जंक्शंस के लिए देख लेंगे, तो जंक्शंस के रिगार्डिंग वी कैन से दैट देयर विल बी द, इसको हम लोग और भी क्या नाम से जानते हैं, वी आर आल्सो रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द इंटरसेलुलर जंक्शंस। इसको वी आर आल्सो रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द इंटरसेलुलर जंक्शंस इटसेल्फ। ओके, सो अब इन इंटरसेलुलर जंक्शंस के ना अपने पास में कुछ टाइप्स आ जाते हैं। क्या क्या टाइप्स आ जाते हैं? जो सबसे पहला वाला जो टाइप अपने पास में जो आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी कैन से इट एज दैट ऑफ द डेस्मोसोम्स इटसेल्फ। अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेस्मोसोम्स। एंड ये डेस्मोसोम्स जो हैं वो मेनली एडहियरिंग वाला जंक्शंस होता है, मतलब अटैच करने वाला जंक्शंस हो जाता है। दिस इज मेनली द एडहियरिंग वाला जंक्शन इटसेल्फ इन दैट केस। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, तो ये जो डेस्मोसोम्स है, नाउ दीज डेस्मोसोम्स एक्चुअली व्हाट दे आर कंसिस्टिंग ऑफ, the desmosomes, they are actually consisting of that of certain intermediate fibers. इनके अंदर में this will be consisting of that of certain intermediate fibers itself. इनके अंदर में कुछ intermediate fibers present होके रहता है, and वो जो intermediate fibers होते हैं, उन fibers को we are representing them as that of the tonofibrils. ये जो इंटरमीडिएट फाइबर्स होते हैं ना, उन इंटरमीडिएट फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग टोनोफाइब्रिल्स हम लोग उसको बोलते हैं। ओके, तो अब ये जो टोनोफाइब्रिल्स होता है, नाउ दीज टोनोफाइब्रिल्स दे आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ दैट ऑफ व्हाट, द टोनोफाइब्रिल्स दीज आर एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ दैट ऑफ सर्टेन केराटिन लाइक फिलामेंट इटसेल्फ। अगर मैं देख लूंगा तो ये टोनोफाइब्रिल्स जो हैं, these are actually what, these are actually consisting of that of keratin like, we can say that the fibers itself in that case। ये यहाँ पर keratin like fibers वगैरह का जो है वो यहाँ पर प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर शो करता है। ओके, सो दैट इज व्हाट, दैट इज द टोनोफाइब्रिल्स। सो नाम से मालूम चल रहा है ये यहाँ पर क्या काम कर देगा, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पर मेनली मैकेनिकल सपोर्ट वगैरह को प्रोवाइड करवाने में वो यहाँ पर हेल्प करता है। अगर मैं डेस्मोसोम्स के लिए देख लूं, तो डेस्मोसोम्स दीज आर मेनली यूजफुल फॉर दैट ऑफ प्रोवाइडिंग the mechanical support itself. It is mainly useful for that of providing mechanical support to that of the cell itself and the interlying structures itself. And we can say that mainly mechanical support to that of what, mainly mechanical support to that of a specialized kind of the epithelium. जिस specialized kind of epithelium को we are representing it as that of the stratified epithelium itself. जो specialized kind of epithelium को we are representing it as that of the stratified epithelium itself in that case. Okay, so generally ये क्या काम करता है, ये stratified epithelium वगैरह को ये एक दूसरे के साथ ये connect करके रखने में help करेगा। ये stratified epithelial cells को ये एक दूसरे के साथ वो tightly join करके रखने में भी वो यहाँ पर help करता है। Okay, so this is the first one, that is the desmosomes itself. अब desmosomes के बाद में ये desmosomes हो गया adhering junctions। अब adhering junctions के बाद में अपने पास में next जो अपने पास में junctions आता है, now next junctions we are representing it as that of the tight junctions itself। जो next junctions आ जाएगा वो वहां पर हम लोग tight junctions के हिसाब से हम यहाँ पर represent करते हैं। ओके बेटा, तो अब ये टाइट जंक्शंस क्या हो जाएगा कि सेल्स के कुछ कुछ सर्टेन लोकल सेल के कुछ कुछ सर्टेन प्लेसेस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
नाउ ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेंगे, नाउ दीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या हो जा रहे हैं, दीज आर एक्चुअली बिकमिंग फ्यूज, दे आर नाउ गेटिंग फ्यूज्ड इटसेल्फ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है नाउ दीज आर गेटिंग फ्यूज्ड, ओके, एंड ये यहाँ पर फ्यूज हो जाते हैं, एंड फ्यूज्ड होके मतलब दो डिफरेंट सेल्स के वो यहाँ पर फ्यूज हो जाएंगे, एंड वो यहाँ पर फ्यूज होके इट विल फॉर्म दैट ऑफ द टाइट जंक्शंस इटसेल्फ, वो यहाँ पर फ्यूज होके इट विल रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफ द टाइट जंक्शन इटसेल्फ। इन दैट केस वो यहाँ पर टाइट जंक्शन का वो यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर करवा देता है। ओके, सो टाइट जंक्शन हम लोग यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज टाइटली एनक्लोज विथ ईच अदर, वो एकदम टाइटली अटैच्ड होके रह रहा है, इसके लिए हम लोग इसको यहाँ पर टाइट जंक्शन के हिसाब से हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाते हैं इन दैट केस। ओके, तो जनरली ये जो टाइट जंक्शंस हैं, ये टाइट जंक्शंस को जनरली वी कैन सी देयर प्रेजेंस विद इन दैट ऑफ द columnar kind of the epithelium itself। इसका प्रेजेंस हम लोग मेनली कहाँ देखते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम। जैसे डेस्मोसोम्स का प्रेजेंस जो है वो हमने कहाँ देख लिया, वो हमने स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के लिए देख लिया। टाइट जंक्शंस का जो प्रेजेंस है वो मेनली कॉलमनर एपिथेलियम के लिए वो यहाँ पर ऑकर करता है। ओके, इसके बाद में जो अपने पास में जो आता है उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द गैप जंक्शन इटसेल्फ। नेक्स्ट वन जो अपने पास में आता है उसको हम लोग यहाँ पर गैप जंक्शंस हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके, अब ये जो गैप जंक्शंस हैं, अब ये गैप जंक्शंस ये यहाँ पर क्या करेगा, गैप जंक्शंस दीज आर स्पेशलाइज्ड टू शो रैपिड ट्रांसफर। ये जो गैप है ना, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दीज आर एक्चुअली स्पेशलाइज्ड टू शो रैपिड ट्रांसफर ऑफ दैट ऑफ द आयंस इटसेल्फ। ये यहाँ पर आयंस देन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स वगैरह वगैरह को यहाँ पर ये स्मॉल एज वेल एज समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स वगैरह को भी वो यहाँ पर ट्रांसफरिंग करवाने में वो यहाँ पर हेल्प करवाता है इन दैट केस। ठीक है ना, सो फॉर दैट रीजन वी आर रिप्रेजेंटिंग देम एज ऑफ द गैप जंक्शन इटसेल्फ। ओके, ये हो गया। अब लास्टली, हाँ रुपिका मैडम बोलो। So what is the function of tight junction then? Tight junction, it is helping in making the columnar epithelial cells itself to get tightly packed with each other. It actually prevents the leaking of plasma membrane outside. ओके बेटा, जो टाइट जंक्शन है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह को वो टिश्यू के बाहर में लीक करने से या तो बाहर निकलने से, वूज आउट करने से वो उसको प्रिवेंट करता है। ओके बेटा, ठीक है, बढ़िया, ये हो गया गैप जंक्शन। अब लास्ट वाला जो अपने पास में एक और तरीके का इनमें जंक्शंस आते हैं, उन जंक्शंस को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द इंटरडिजिटेशंस। We are representing them as that of the interdigitations itself. So अगर हम लोग इंटरडिजिटेशंस बोलेंगे तो इंटरडिजिटेशंस अपने पास में यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि these are actually the finger like processes, because हम लोग digitations बोल रहे हैं ना, so these are actually the finger like structures। ये यहाँ पर finger like structures के हिसाब से ये यहाँ पर present है। ओके, एंड आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, this structure it mainly helps in the formation of that of a specialized kind of that of epithelium itself। ये mainly एक specialized epithelium को बनाने में help करता है, and वो specialized epithelium को we are representing it as that of the transitional epithelium itself। So interdigitations क्या काम करता है, interdigitations it leads to the formation of that of the, we can say that the transitional epithelium itself। ओके, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं डेस्मोसोम्स के लिए देख लूं तो डेस्मोसोम्स आर द वन व्हिच आर हेल्पिंग इन दैट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफ व्हाट, दे आर हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफ, वी कैन से द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। उसके बाद में टाइट जंक्शंस जो है वो कॉलमनर एपिथेलियम बनाता है। गैप जंक्शन कोई भी तरीके का एपिथेलियल को वो नहीं बना रहा है, बट वो यहाँ पर मेनली वो यहाँ पर क्या काम कर देगा, वो यहाँ पर मेनली लाइक सब्सटेंसेस को का आदान प्रदान में वो यहाँ पर हेल्प करेगा। मैं इंटरडिजिटेशंस के लिए देख लेता हूँ तो वो मेनली ट्रांजिशनल एपिथेलियम वगैरह का वो यहाँ पर फॉर्मेशन करवाता है। ओके बेटा, सो नाउ अगर मैं अभी देख लूं तो ये हो गया अपने पास में इनके डिफरेंट काइंड के जंक्शंस एंड डिफरेंट काइंड के स्ट्रक्चरल पार्ट। बोलो रूपिका। So what is transitional epithelium?
Transitional epithelium, it's a kind of epithelium which is remaining present in between that of two structures itself. वो दो स्ट्रक्चर के बीच में वो एपिथेलियम प्रेजेंट होकर रहता है. दैट थिंग वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम. बाद में पढ़ेंगे हम लोग ये एपिथेलियल का जो टाइप आ जाएगा ना, उसमें हम लोग थोड़ी देर के बाद में पढ़ेंगे ये सब. ठीक है बेटा, ओके. इन सबको छोड़ के ना, इन सबको छोड़ के भी वी कैन से दैट सेल में मतलब अगर हम लोग एपिथेलियल सेल्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह हैं, अगर हम लोग उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह के भी मॉडिफिकेशंस वगैरह को देख लेते हैं ना, तो वहां पर अपने पास में कुछ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस आता है जिसको we are representing it as the microvilli itself. Specialized kind of modification. बोलो बेटा मीनाक्षी. सर डेस्मोसोम्स और टाइट जंक्शंस में डिफरेंस क्या है? डेस्मोसोम्स जो है वो चिपकने में हेल्प करता है. मतलब एपिथेलियल टिश्यूज को ना, वो कोई भी दूसरे एक बाजू वाले एक स्ट्रक्चर के साथ में वो पार्शियली वो उसको अटैच होने में वो हेल्प करेगा. बट टाइट जंक्शंस क्या कर रहा है? टाइट जंक्शन इट इज ऑलवेज मेंटेनिंग अ टाइट होल्ड. वो एक टाइट होल्ड को मेंटेन करने में हेल्प करता है. मतलब क्या, दो सेल्स के बीच में गैप्स को जो है वो बिल्कुल भी कम कर देता है एंड उनको एकदम टाइटली एक दूसरे के साथ वो यहाँ पर एंकर करके रखने में वो उसको हेल्प करता है. That is the main thing about the tight junctions. समझे बेटा? हाँ सर. तो अभी मैं अगर माइक्रोविलाई के लिए अगर मैं देखता हूँ, तो माइक्रोविलाई अपने पास में क्या हो जाएगा? माइक्रोविलाई इट इज एक्चुअली द माइन्यूट प्रोसेस. माइक्रोविलाई जो है इट इज एक्चुअली दैट ऑफ द माइन्यूट प्रोसेस इटसेल्फ और माइन्यूट स्ट्रक्चर्स. इन दैट केस बहुत ही छोटे छोटे वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड ये जो हो जाते हैं, ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो even they are not showing any kind of contraction itself, so hence they are non-motile as well as ये जो structures हैं they are also even becoming that of non-contractile also. ये यहाँ पर नॉन कंट्रक्टाइल होके भी ये यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है. दैट इज द माइक्रोविलाई. ओके, सो अगर मैं इस हिसाब से अगर मैं देख लूं तो यहाँ पर वी कैन से दैट कि अगर मैं माइक्रोविलाई का इफ आई एम सेइंग अबाउट द फंक्शनिंग इटसेल्फ, तो माइक्रोविलाई क्या काम करेगा? माइक्रोविलाई दिस ओनली हेल्प्स इन दैट ऑफ रेजिंग ऑफ द सरफेस एरिया इटसेल्फ. ये यहाँ पर सरफेस एरिया वगैरह को ये यहाँ पर रेज अप करवाने में दिस विल बी हेल्पिंग. ओके, इट विल बी हेल्पिंग इन रेजिंग दैट ऑफ द सरफेस एरिया इटसेल्फ. ओके, सरफेस एरिया को रेज कराने में हेल्प कर देगा. एंड अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली this will be also helping in that of the absorption. सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा as well as that of secretion होगा. एब्जॉर्प्शन as well as that of secretion वगैरह जो है वो यहाँ पर ऑकर करेगा. That is a major role for that of the microvilli itself. Okay, and अगर मैं देख लूँ तो माइक्रोविलाई का जो प्रेजेंस है, माइक्रोविलाई का प्रेजेंस वो कहाँ पर हो सकता है? माइक्रोविलाई इट कैन रिमेन प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन, in the proximal convoluted tubule of the nephron itself. Okay, it can also remain present in the intestinal wall. It can also remain present in that of the intestinal wall itself, etc. ठीक है ना? तो इन सब लोकेलिटी में वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहेगा. बिकॉज यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी कैन से दैट वो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन वगैरह को यहाँ पर वो बढ़ाने में वो यहाँ पर हेल्प कर देगा. ओके, सो अब अगर हम लोग देख लेते हैं तो माइक्रोविलाई के जैसा ही कुछ और स्ट्रक्चर भी अपने पास में प्रेजेंट होके रहता है. एंड वो जो स्ट्रक्चर अपने पास में आता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? द सिलिया. जैसे सिलिएटेड एपिथेलियम हो जाता है वो अपने में सिलिया आ जाता है. ओके, तो अगर मैं सिलिया के लिए देख लेता हूँ तो माइक्रोविलाई जैसे माइन्यूट प्रोसेसेस हैं, सिलिया वैसे ही लॉन्ग सिलिंड्रिकल काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स के हिसाब से वो प्रेजेंट होके रहता है. इट इज रिमेनिंग प्रेजेंट एज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है. तो मैं अगर सिलिया के लिए देख लूंगा तो सिलिया इट इज ऑलवेज अ मोटाइल एंड अ कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर. जो सिलिया है, दिस सिलिया इट इज ऑलवेज अ मोटाइल एज वेल एज a contractile structure itself. Okay, and moreover अगर मैं सिलिया के लिए देख लेता हूँ तो सिलिया we can say that सिलिया का if I am saying about that of the role of the cilia,
तो सिलिया का मेजर रोल क्या आ जाएगा? सिलिया का मेजर रोल, इट इज हेल्पिंग इन दैट ऑफ द मूवमेंट एंड लोकोमोशन। सिलिया का मेजर रोल जो है, इट इज ऑलवेज हेल्पिंग इन दैट ऑफ द मूवमेंट एंड दैट ऑफ द लोकोमोशन इटसेल्फ। वो मूवमेंट एज वेल एज लोकोमोशन में वो यहाँ पर हेल्प करता है। दैट इज अ मेजर रोल फॉर दैट ऑफ द सिलिया इटसेल्फ। ओके, सो मूवमेंट एंड लोकोमोशन में अब किस तरीके का मूवमेंट एंड लोकोमोशन, जैसे मान लेते हैं म्यूकस वगैरह हो गया, एपिथेलियम के ऊपर से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से जब म्यूकस मूव करेगा तो उस मूवमेंट को कंट्रोल करवाने के लिए सिलिया जो है वो मेनली हेल्प करता है। ओके, एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया। सो फॉर दैट रीजन इसी हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि सिलिया जो है, इट इज हेल्पिंग इन दैट ऑफ द मूवमेंट एज वेल एज दैट ऑफ द लोकोमोशन इटसेल्फ। ओके, अब सिलिया का लोकेलिटी के हिसाब से अगर हम लोग देख लेंगे कि सिलिया में एग्जांपल्स के ऊपर बेस करके अगर हम लोग देख लेता हूं, जैसे मान लेते हैं जो रेस्पिरेटरी वाला जो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जैसे मान लेते हैं ब्रोंकायोल्स। ओके, ब्रोंकियोल्स वगैरह के ऊपर में ये पाया जाएगा अलोंग विद दैट ऑफ ऐसे जो टाइप के स्ट्रक्चर जहां पर कुछ ना कुछ तरीके के मूवमेंट जो यहाँ पर ऑकर करता है। जैसे एक और एग्जांपल वी कैन टेक इट एज दैट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स इटसेल्फ। ये भी अपने पास में यहाँ पर क्या आ जाता है, ये भी अपने पास में सिलिएटेड एपिथेलियल वगैरह का यहाँ पर अपने पास में एग्जांपल आ जाता है। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में देख लेता हूँ, यूटेरस, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रकिया, तो ऐसे काफी सारे जो पार्ट्स आ जाते हैं अपने पास में, इन सबको हम लोग यहाँ पर वी कैन से दैट सिलिएटेड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से बोलते हैं। वो मोटिलिटी वगैरह को वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो ये आ जाएगा सिलिएटेड एंड उसका जो फंक्शन है। ओके, अब एक और इसी के तरीके का एक और स्ट्रक्चर भी अपने पास में प्रेजेंट है, एंड वो जो स्ट्रक्चर आ जाता है वो थोड़ा बहुत कोनिकल शेप का होता है, उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द स्टीरियोसिलिया इटसेल्फ। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस कोनिकल शेपेड स्ट्रक्चर, इट इज अगेन वी विल से दैट नॉन मोटाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल लाइक माइक्रोविलाई। This is again a non-motile one and that of the non-contractile one. ये non-motile भी हो रहा है and non-contractile होके भी ये present होके रहता है। And अगर मैं stereocilia का if I am saying about that of the role itself, तो stereocilia जो है इसका सिर्फ एक ही रोल हो जाता है, और वो क्या हो जा रहा है कि it is helping in raising the surface area। तो ये यहाँ पर सरफेस एरिया में इंक्रीज को ये यहाँ पर कंट्रोल करता है। इट इज हेल्पिंग इन दैट ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीज इटसेल्फ। दैट इज अ मेजर फंक्शनिंग फॉर दैट ऑफ द स्टीरियोसिलिया इटसेल्फ। ओके, ठीक है, समझ में आया? सो अगर हम लोग देख लेंगे तो like this can where we can see the presence of the stereocilia, we can see the presence of in reproductive systems में stereocilia का presence काफी ज्यादा देख सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वासा डिफरेंस, जो वासा डिफरेंस वगैरह आ जाएगा, वहां पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टीरियोसिलिया वगैरह का जो है वो प्रेजेंस हमें यहाँ पर काफी ज्यादा दिखता है। एपिडिडाई में इसमें दिखता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अपने पास में आ सकते हैं वेयर वी कैन फाइंड दैट ऑफ दिस थिंग। मतलब अल्टीमेटली ऐसे टाइप के जो भी प्रोजेक्शंस वाले, या तो ये सारे को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ई वेजिनेशन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे टाइप के जो भी प्रोजेक्शंस या तो अपेंडेजेस काइंड ऑफ ई वेजिनेशन काइंड ऑफ जो भी स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, इन सब स्ट्रक्चर्स का मेजर फंक्शनिंग ही होता है द एब्जॉर्प्शन एज वेल एज इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, यानी इस तरीके से ये यहाँ पर मेनली फंक्शनिंग को जो है वो यहाँ पर करता है। ओके, सो मैं अगर देख लूं कि एपिथेलियल टिश्यूज का अगर मैं देख लेता हूं origin of that of the epithelial tissues. Yes, Rupika madam, bolo. Sir, I just forgot. Can you remind what is absorbed in PCT? Proximal convoluted tubule. I mean, what is absorbed there? What is absorbed? It is generally used during that of the urine formation, na beta. जब आपके वहां पर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स हुआ एंड द वाटर पार्ट हो गया, जो यूरिया पार्ट हो गया, वो यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में जब रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस वगैरह जब यहाँ पर ऑकर कर रहा है, तो दैट इज गेटिंग डन बाय विद द हेल्प ऑफ दैट ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इटसेल्फ, इन दैट केस माइक्रोविला एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके बेटा? या बोलो मिया मैडम, बोलो।
So these three that we just discussed, are they modifications of epithelium They in general? yes, they are actually the modifications of epithelium, the plasma membrane of the epithelium. You can say that the free ends of the plasma membrane of the epithelium, they're getting modified and they are forming certain evaginations itself, certain structures which are projecting from the plasma membrane towards the outward end. So that is their part itself in that case. ठीक है बेटा? Okay, sir. Okay, so अगर हम लोग देख लेंगे तो these epithelial tissues, they are getting originated from that of, this is the only tissue आपको याद रखना है जो तीनों germ layers से formation होता है. This is getting originated from that of all the three germ layers itself, ectodermal, mesodermal as well as endodermal itself. Okay, ectodermal से हम लोग epidermis वगैरह बोलेंगे, mesodermal से हम लोग mesothelium, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का फॉर्मेशन हो सकता है, एंडोडर्मल से सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का फॉर्मेशन हो सकता है, लाइक दैट. ओके, सो द टाइप्स ऑफ द एपिथेलियम इट कैन गेट फॉर्म्ड from that of all the three different types of that of the epithelium itself in that case. ठीक है बेटा, समझ में आया? बहुत सही. तो ये आपके पास में वी कैन से दैट एपिथेलियल टिश्यूज के कुछ बेसिक इंट्रो वाला पार्ट आ गया. आज हम लोग यहीं तक ही देखेंगे. तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे. कल हम लोग का मेन एम रहेगा एपिथेलियल टिश्यू को डन करना है एंड टाइप्स के ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज को हम लोग को पढ़ना है एंड साथ ही साथ देन वी विल बी एंटरिंग इनटू दैट ऑफ द कनेक्टेड टिश्यूज आल्सो टुमारो. Okay, we will try to enter that of the connected tissues also tomorrow. Okay, any doubt over here? Any doubt over here? No, sir. No, sir. Nobody? Okay, easy तो है ये, easy है, chapter is very easy, but main part वो cockroach and animal का structure का classification वाला part आ जाता है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. Okay, वो वाले structures जो है वो काफी ज्यादा important वाले हो जाते हैं. ओके, ठीक है. अच्छा, कल अपना क्लास जो है ना हम लोग थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था 8:30 से विल स्टार्ट आवर क्लास. ठीक है बेटा, अगर मेरा क्लास कल हम लोग देख रहे हैं कि अगर 9 बजे से रहेगा तो 8:30 से विल स्टार्ट, और अगर सेकंड लेक्चर रहेगा तो देन आई विल एंड इट विल नॉट बी इन द सेकंड लेक्चर, इन द फर्स्ट लेक्चर ओनली आई विल बी हैविंग, सो वी विल बी हैविंग इट फ्रॉम दैट ऑफ द 8:30 इटसेल्फ इन द मॉर्निंग. मैंने पहले से बता दिया आप लोगों को. ओके, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा जैसे आज टाइम टेबल का आ जाए. ओके, चलिए, सो मिलते हैं कल, मुलाकात होगी कल. अच्छे तरीके से पढ़ो, रिवाइज करो, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो मस्त वे से. ओके, बहुत जल्दी हम लोग की मुलाकात होगी. ओके, थैंक यू एवरीबॉडी. Bye, sir. Thank you. बाय बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा, थैंक यू. बाय बाय सर. बाय बेटा, बाय Bye, sir. बाय बेटा. भविष्य मैडम रुको, रूपिका जी भी रुकिए. ओ रूपिका मैडम, क्या हो गया? दिल इतना होम होम क्यों कर रहा है? दिल इतना बैठा हुआ सा क्यों है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, मैं वही देख रहा हूँ यार, मार्क्स मतलब डाउन क्यों हो रहे हैं वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट इज द रीजन? वो एक्चुअली सर मेरे बहुत बैकलॉग रह गया फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और इवन तुम्हारा लास्ट इवन तुम्हारा आई थिंक सो बायो में भी तुम्हारा बैकलॉग है, बिकॉज जब हम लोग लाइक मॉर्फोलॉजी या तो एनिमल किंगडम कर रहे थे ना, तभी भी तुम्हारे से मेरे पास में डाउट्स जो है वो लिविंग वर्ल्ड के डाउट आ रहे थे. तो तभी मुझे लग रहा था ज्यादा नहीं राइट. तो तभी मुझे लग गया था कि कुछ ना कुछ तो तुम्हारे प्रिपरेशन में, सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम चल रहा है. बिकॉज एनिमल किंगडम, जब हमारा क्लास में एनिमल किंगडम चल रहा है तो यू शुड बी ऑल्सो इन दैट ऑफ द एनिमल किंगडम या एटलीस्ट प्लांट किंगडम, उसके पहले वाला चैप्टर. बट आज तक मैं मतलब प्लांट किंगडम या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या एनिमल किंगडम से मेरे पास में उतने कुछ क्वेश्चंस अपने पास में नहीं आए हुए हैं. बट जितना आपके पास में क्या हो जा रहा है कि यस दैट्स द थिंग. और जो चैप्टर का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके पास में नहीं है ना, उस चैप्टर के पीछे आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली लाइक आप टाइम आपका वहीं पर ही वेस्ट हो रहा है बेटा. मैंने पहले दिन मैंने भी आपको बताया था कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना यार, तो डू लाइक दिस कि मतलब क्लास के साथ चलने की कोशिश करो. ट्राई टू मूव ऑन विद दैट ऑफ योर क्लास इटसेल्फ. और क्लास के साथ जब एक बार चलने की कोशिश करोगे ना, तो यू विल बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन इन दैट केस. ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ. अभी आज से हमने एनिमल टिश्यू शुरू किया, तो इन अ ब्रीफ इटसेल्फ जो भी हमने क्लास में डिस्कस किया वो आज से तुम एनिमल टिश्यूज को पहले पढ़ो. संडे को एग्जाम है मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी को ज्यादा पढ़ो एंड एनिमल टिश्यू को थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते चलो.
ओके ठीक है ना बेटा, क्योंकि तुम हाँ स्टार्टिंग में इतना अच्छा प्रॉमिसिंग शो किए, अचानक से तुम्हारा प्रॉमिस जो है अचानक से तुम्हारा वो डायलेमा में चला गया, बिकॉज तुम्हारा पुराना वाला बैकलॉग जो है, बैकलॉग इन सेंस तुम्हारा पुराना वाला जो पोर्शन है वो तुम उसको खींच रहे हो, और जबकि हाँ उन पुराने वाले का इंपॉर्टेंस को छोड़ के अभी हम लोग और ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं ना, तो तुम्हारा पुराना वाला जो वो टॉपिक है वो तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? तो यस सर थोड़ा सा ना मैच्योरली एंड थोड़ा सा प्रैक्टिकली अपने प्लानिंग को सेट करो। जो करंट टॉपिक चल रहा है उस करंट टॉपिक के ऊपर पहले फोकस करो एंड देन गो फॉर दैट ऑफ द लाइक प्रीवियस टॉपिक इटसेल्फ। या प्रीवियस टॉपिक तुम्हारा प्रीवियस टॉपिक प्रिपेयर हो जाए, इसकी वजह से ही तो हम लोग एग्जाम में प्रीवियस टॉपिक को भी रखते हैं ना बेटा। हाँ दैट्स द थिंग। ओके, सो अच्छे तरीके से थोड़ा पढ़ो, थोड़ा प्रैक्टिकली थोड़ा प्रिपरेशन करो, और इस बार मुझे एकदम जबरदस्त तरीके के और भी डाउट्स चाहिए, और जो करंट टॉपिक्स है एनिमल किंगडम हो, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन सब से मुझे अच्छे खासे वाले डाउट्स चाहिए। एक भी डाउट नहीं आया यार, मैं हमेशा तुमसे वही देख रहा हूँ कि टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमी, उसी में ही डाउट्स आने हैं बार बार। और जब एक्चुअली सर क्वेश्चंस नहीं अटेंड करे ना कि आई हाँ जस्ट रीड एनसीईआरटी एंड खत्म हो जाता है वहीं पे। मैं बाद में प्रिपरेशन के टाइम पे रिवीजन भी नहीं करते, आई जस्ट टेक एनसीईआरटी, एक बार रीड किया हो गया। वही तो प्रॉब्लम है, दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। सबसे पहला चीज मैं बार मैंने एक चीज मैंने बोल के रख दिया, सबसे पहला चीज क्लास के नोट्स को खत्म करो। क्लास के नोट्स मतलब मैं जो नोट्स दे रहा हूँ, सबसे पहला चीज मैं जो चीज दे रहा हूँ वो चीज को खत्म करो, वो सपोर्टिव मटेरियल को खत्म करो, देन यू गो फॉर दैट ऑफ द स्टडी मॉड्यूल। फिर आप वो स्टडी मॉड्यूल को खत्म करो, और इतने अच्छे तरीके से करो कि स्टडी मॉड्यूल में इतने क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि तुम्हारे पास में सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। सर स्टडी मॉड्यूल का एक प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा डेप्थ में है, तो हर चीज याद नहीं रहती, तो इसीलिए मन भी नहीं करता पढ़ने। इसीलिए तो मेरा क्लास नोट्स तुम्हारे पास में काम में आ रहा है ना बेटा। इसीलिए हाँ तो वो क्लास नोट्स तुम्हारे पास में काम में है, बिकॉज क्लास नोट्स जब तुम्हारे पास में काम में है ना, तो वही क्लास नोट्स को जब तुम एक बार मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा उसमें स्टडी मॉड्यूल का भी काम हो जा रहा है, एनसीईआरटी का भी काम हो जा रहा है, दोनों चीज का ही काम हो जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली तुम उसके बाद में स्टडी मॉड्यूल्स को एक ग्लैंस देके यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग योर क्वेश्चंस एंड देन रीड थॉरोली द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। बार मैं बोल रहा हूँ, बार पढ़ो एनसीईआरटी को, एक बार पढ़ के मत छोड़ो, बार पढ़ो। जितना हो सके इतना क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, जितना हो सके क्वेश्चंस को शेयर करो। बहुत कम क्वेश्चंस तुम शेयर कर रहे हो जो हम शेयर कर रहे हैं आपको। तुम क्या कर रहे हो, तुम या तो इंटरनेट से उठा रहे हो क्वेश्चंस, या तो कहीं से उठा रहे हो, या जो रेलिवेंट नहीं है, जो पुराने वाले सिलेबस वाले, तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। इंटरनेट वालों को थोड़ी मालूम रहता है ना। मैंने पहले एक दिन बोला था ना, तुम्हारे सामने में तुम्हारा गूगल बैठा हुआ है, तो देन यूटिलाइज दैट गूगल इन उसके बाद दैट। मैंने फिर गूगल यूज ही नहीं किया। हाँ यार, वो दिमाग पकाऊ वाले होते हैं, तुम मुझे एक चीज ये बताओ, हम लोग लाइव में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो बच्चे लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख देख के पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, उनको ज्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, या तुम लोगों को मिलने के चांसेस हैं? ऑब्वियसली तुम लोगों को मिलने के चांसेस है ना। तो सेम केस, जो लोग गूगल देख के पढ़ेंगे एंड जो लोग डायरेक्टली इंटरेक्शन बढ़ा के जो लोग पढ़ेंगे, फायदा तो आखिरकार उन्हीं लोगों को होने वाला है ना बेटा, इन दैट केस। ठीक है बेटा, ओके, थोड़ा सा मैच्योरली हैंडल करो, यू कैन डू वेरी वंडर्स। तुम्हारा बायो बहुत स्ट्रांग है, सिर्फ यही है कि थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ाई करो और प्लान्ड वे से पढ़ाई करो, डिवोट कर दो अपना टाइम। कितना टाइम है तुम्हारे पास में? सुबह को तो सिर्फ 9 से 12:30 तक का ही क्लास होता है, 3.5 घंटे का क्लास। 24 घंटे से मैं 3.5 घंटा निकाल दूंगा तो 21 घंटा बचता है। 21 घंटे में 10 घंटा सोना और 11 घंटा बचता है। 10 घंटा सोना, क्योंकि रात को 8 घंटा जरूरी है, ओके, और 2 घंटे का नैप मैंने बोल दिया दोपहर का, ओके, तो 10 घंटा सोना, तो 11 घंटा आपके पास में बचता है। 11 घंटे के अंदर में आपके पास में लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट तीनों मिला के मैं 11 घंटे के अंदर में, चलो 2 घंटा मान लिया, तो 9 घंटा, 9 आवर्स, चलो मैं 9 आवर्स भी छोड़ दिया, 8 आवर्स। 8 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट। 8 आवर भी नहीं बोल रहा, तुम 7 घंटा पढ़ो, बाकी का जो 4 घंटा है वो बस। सिर्फ बायो के लिए होगा ना 7 घंटा? नो, बिल्कुल नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। पर डे ना 2 सब्जेक्ट का प्लान करो, पर डे 2 सब्जेक्ट का प्लान करो। जिस दिन बॉटनी पढ़ रहे हो उसके साथ में केमिस्ट्री लगाओ, जिस दिन जूलॉजी पढ़ रहे हो उसके साथ में फिजिक्स को लगाओ, बिकॉज जूलॉजी इज अ बिट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर यू एंड फिजिक्स इज नॉट अ बिट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर यू। तो जूलॉजी के साथ फिजिक्स लगाओगे तो इंटरेस्ट एंथू ऑलरेडी बना हुआ रहेगा। बॉटनी के साथ अगर केमिस्ट्री लगाओगे तो एंथू बना हुआ रहेगा। एंड उन दोनों सब्जेक्ट्स को 3-3 घंटे का टाइम दे दो। जब उन दोनों सब्जेक्ट्स को 3-3 घंटे का टाइम दे दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास में टाइमिंग जो है और ज्यादा बचेगा।
हाँ कैन यूटिलाइज दैट टाइम। और इस तरीके से तो फिर तुम्हारे पास में 2 घंटा सुबह के टाइम पे क्लास शुरू होने के 2 घंटे पहले 9 बजे से अपना क्लास शुरू हो रहा है ना, तो आराम से हाँ 7 से 9 ये जो 2 घंटा है ना, ये 2 घंटा तुम बिंदास रिवीजन के लिए रख सकते हो, बिंदास रिवीजन के लिए रख सकते हो। 7 से 9 क्या, अगर तुम अर्ली राइजर हो तो 6 से 9 3 घंटा इन दैट केस। ठीक है बेटा, थोड़ा सा मेटिकुलसली प्लान करो, देखो यू कैन डू वंडर्स, आई एम टेलिंग यू, यू कैन डू वंडर्स। या एक्चुअली सर मेरी प्लानिंग अच्छी नहीं होती एंड मैं टाइम टेबल पे स्टिक नहीं हो पाती। तो ठीक है ना, टाइम टेबल पे हम लोग कोई भी, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है कि बनाते हैं एक है और बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ और है। बट ठीक है, जितना हो सके उतना तो करने की कोशिश करें ना, जितना हो सके उतना तो करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज अभी और 5 महीना ही है, तुमने रिपीट लिया है यही सोच के कि ये 5 महीना में मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा हमारे देश में, है ना बेटा। तो 5 महीना है, 5 महीना में अगर मैं जोश लगा के कर लूंगी तो मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं तो एटलीस्ट एक अच्छा सा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो मिल जाएगा ना मुझे, जहां पर ज्यादा खर्चा नहीं है, मुंबई में मिल जाएगा, तो फिर उससे बेटर तो और कुछ नहीं है ना बेटा। ठीक है, ओके। यस सर। लगो थोड़ा सा आराम से करो, अच्छे तरीके से प्लान करो, कोई भी मेरी सहायता की जरूरत है मैं हमेशा हूँ तुम सब लोगों के साथ में, सिर्फ ओपन आउट, मैं हमेशा हूँ, जस्ट ओपन आउट। एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, ये एग्जाम में मेरा तुम्हारा परफॉर्मेंस मुझे ऊपर चाहिए, बहुत ऊपर चाहिए, 220 230 के ऊपर मार्क्स मुझे इस एग्जाम में तुमसे चाहिए, ठीक है ना। ओके चलो, ओके बाय बेटा, जाओ अच्छे तरीके, बाय बेटा। सर प्लांट किंगडम और कौन सा आने वाला था? मॉर्फोलॉजी, फुल मॉर्फोलॉजी एंड फुल प्लांट किंगडम। ओके हाँ ओके बाय बाय बेटा। अभिषेक मैडम, यस सर। कशा आहे तुम्ही, मतलब कैसे हो तुम? ओए चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, अभी और कोई नहीं है, मैं और तुम ही हूँ बस। ये हुई ना बात, क्या हो गया है? ओए गाल में क्या हुआ है तुम्हारा? सर यहाँ पे दाना टाइप का हो गया है। ओके 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 ओके, क्या हो गया है? मार्क्स इतना, मतलब ये क्यों हो रहा है, डायलेमेटिक हो रहा है? सर कल मतलब क्या कहते हैं ना, मैंने अपना फोन का चार्जिंग नहीं देखा, तो मतलब वो अचानक से एकदम स्विच ऑफ हो गया फोन, और फिर जब चार्ज करके की तो अपने आप मतलब सर 30 मिनट्स बचे थे तो, और वो टेस्ट अपने आप सबमिट हो गया था। अरे यार ये दिक्कत हो रहा है अभिषेक, क्योंकि सर मतलब एग्जाम का पहले भी मेरे साथ परफॉर्मेंस। ऐसी दिक्कत होगा, मतलब मैं पापा को ऐसे बताती तो पापा कहते हैं कि तुम्हारे साथ हमेशा इसी टाइप का ही होता है, उनको भी लगता है कि हम ऐसे बहाना ही बना रहे हैं। तो तुम एक अच्छा सा एक टैब ले लो ना। सर टैबलेट है पर उस पे मतलब मुझे कंफर्टेबल नहीं रहता है देने का। नहीं ये नहीं, है। तुम पढ़ने के लिए तुम पढ़ो, पढ़ने के लिए तुम मोबाइल से पढ़ो, बट जब तुम टैब से, तुम एग्जाम देने के टाइम पे टैब हो या कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, इसको यूज करो ना बेटा। तुम अगर टैब या लैपटॉप या कंप्यूटर को यूज करोगे तो उसमें तो डाई अप होने के कोई चांसेस नहीं है ना बेटा। देखो अल्टीमेटली इसमें तुम्हारे पास में क्या हो जा रहा है, अल्टीमेटली इसमें तुम्हारा परफॉर्मेंस ही तुम्हारा डाउन हो रहा है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है बेटा। तुम कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस था तुम्हारा, और अभी अचानक से लास्ट 2-3 टेस्ट से मैं देख रहा हूँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। समझ रहे हो बेटा, क्योंकि तुम एग्जाम नहीं दे पा रही हो, और अगर एग्जाम नहीं दे पाओगे तो मार्क्स कम आ जाएगा। प्रिपरेशन कैसा चल रहा है घर पे, प्रिपरेशन कैसा है? सर मतलब मंडे ट्यूसडे तो सर अच्छे से एकदम पढ़े थे, फिर धीरे धीरे मतलब टाइम था लेकिन वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाया उस वजह से। मतलब मंडे को मैंने थर्मोडायनेमिक्स मतलब मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया था, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे वैसे ही हो गया। अरे नहीं ठीक है, और बायो का कैसे प्रिपरेशन चल रहा है? सर बायो का एनिमल किंगडम में मतलब याद करने में मुझे थोड़ा दिक्कत होता है हमेशा। याद करने की जरूरत नहीं ना, लिखने की आदत डालो ना, और ज्यादा लिखो ना घर पे। तुम्हारा बीच में बहुत ज्यादा टाइम वो शादी वादी के पीछे भी तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा चला गया, वो भी था। जैसे अभी ये सब टाइम पीरियड ना बहुत ज्यादा क्रूशियल है बेटा, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। थोड़ा भी टाइम इधर उधर करने का अपने पास में वक्त ही नहीं है। मैंने बीच में तुम्हारे पापा से मेरी बात भी हुई थी रात के टाइम पे, पापा शायद बिजी थे, तो रात के टाइम पे मेरी बात भी हुई थी। तो मैं चाह रहा हूँ यार तुम थोड़ा सा कोई सिस्टम अच्छा ले लो, एक अच्छा डेस्कटॉप ले लो या एक अच्छा कंप्यूटर ले लो या कुछ ले लो, एंड उस हिसाब से तुम एग्जाम को दो। मैं शायद बहुत जल्दी शायद तुमसे पापा से एंड मतलब हम लोग शायद इवन ऐसे वर्चुअली मीट भी करेंगे। सर लैपटॉप है, मैं अगली बार उसी पे फिर टेस्ट दूंगी। प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लैपटॉप पे ही टेस्ट दो, उसको अच्छे तरीके से चार्जिंग पे रख के टेस्ट दो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा वो मुझे नहीं चाहिए बेटा।
अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, प्रिपरेशन बहुत जरूरी है और यही वक्त है प्रिपरेशन का, इसके बाद में और प्रिपरेशन का वक्त नहीं है। 4 महीना है, सिर्फ 4 महीना। सब बायो में क्या होता है ना कि मतलब अगर मैं पहले का पिछले चैप्टर नहीं पढ़े तो तब भी हो जाता है, लेकिन वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। तो वही मतलब मैंने सोचा केमिस्ट्री का जैसे पहले का पढ़ना जरूरी था, तो मैं पहले वही पढ़ रही थी, उसी वजह से इस बार वाला थोड़ा रह गया। तो एक बार उससे रिलेटेड रहता है पूरा। तो व्हाट आई एम सेइंग कि एक बार आप इंटरेक्ट कर लो ना पेरेंट्स से, सॉरी टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हो अच्युत सर से एंड गिरिजेश सर से? नो सर। नहीं, क्यों? जैसे तुम मेरे साथ इंटरेक्ट करती हो वैसे सर दोनों सर से क्यों इंटरेक्ट नहीं कर रही हो? मुझे उन लोग से डर लगता है। क्या डर लगता है आपको? क्या खा जाएंगे थोड़ी तुमको? तुम्हें बैठी हो जूम में उस पार, तो तुमको थोड़ी खा जाएंगे, बोलो। डरने की क्या बात है? जब तक डरोगी तब तक तुम्हारा डाउट थोड़ी क्लियर होएगा। जब तक डरोगी थोड़ी तुम्हारा डाउट क्लियर होएगा बेटा, जबकि तुम्हारा पोटेंशियल है अच्छा मार्क्स लाने का, है कि नहीं? यस सर। तो फिर और अपना डाउट्स को जब तक स्मूदन नहीं करोगे, क्लास में नहीं पूछ पा रहे हो, पर्सनली सर दोनों को व्हाट्सएप छोड़ दो ना। हम लोगों ने तुम लोगों के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया हुआ है डाउट्स का, उसमें भी तुम लोगों का मैसेज नहीं आता है। हाँ, तुम डाल दो ना, ग्रुप में डाल दो, या पर्सनली सर दोनों को, सर को इंडिविजुअली मैसेज डालो कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, क्या आप मुझे एक बार और समझाएंगे? जब तक तुम नहीं बोलोगे तब तक सर को कैसे समझ में आएगा? यस सर। है ना बेटा? तब तक सर को कैसे समझ में आएगा कि तुमको क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना बेटा? ओके। इवन मैं भी सर दोनों को मैं भी थोड़ा सा मैं गाइड भी करूंगा कि सर लोग भी अगर तुम्हारे साथ में अलग से थोड़ा सा टाइम अगर दे, मतलब क्लास के बाद। बट द थिंग इज दैट वो भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हो जाता है कि जब तक तुम थोड़ा सा अपने में टाइमिंग नहीं दोगे ना, तब तक वो दिक्कत आ जाएगा बेटा। यस सर। ठीक है ना? ओके। तो इतना मोडॉस होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या सबसे पहला चीज क्या हो जाएगा? नेक्स्ट एग्जाम के लिए हमें लैपटॉप यूज करना है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट एग्जाम के लिए मुझे अभी से मेहनत चालू कर देनी है, सिलेबस के साथ साथ मुझे दौड़ना है। तीसरा चीज है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर्स के साथ इंटरेक्शन और बढ़ाना है और उसको और क्लीन करना है और ज्यादा वे। ठीक है बेटा? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट्स में इंटरेक्शन जितना ज्यादा बढ़ाओगे, क्लास में बहुत शांत रहती हो, बहुत बढ़िया, शांत तो रहो, बहुत बढ़िया। पर तुम देखो आमिया जैसे है, ओके, तुम देखो देन अदर स्टूडेंट्स, प्रीतिका, आमिया, संजना, आदिश्री, देखो जब तक बोलोगे नहीं तब तक डाउट क्लियर नहीं होगा बेटा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग तो है ही उसी लिए। हम तीनों इतने ऐसे लोग हैं ना, हम तीनों ऐसे टीचर्स हैं ना बेटा, जो बच्चों के लिए सोचते हैं, हमेशा हमेशा ही बच्चों के लिए सोचते हैं। तो अगर तुम उस फायदेमंद को नहीं उठाओगे तो फिर कैसे हो पाएगा? है कि नहीं बेटा? बी योर गॉड्स, बी योर बोल्ड एंड पूछो बिंदास। सर लोगों का अगर क्लास के दौरान नहीं पूछ पा रहे हो तो व्हाट्सएप में सर को एक मैसेज छोड़ दो कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये वाला डाउट समझ में नहीं आया। तो सर को जब भी उनको पॉसिबिलिटी हो वो तुमको समझा देंगे इन दैट केस। जब सर भी जैसे मतलब कोई चैप्टर शुरू होता है केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, मतलब जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हो जाते हैं क्लास में, पर धीरे धीरे जब जैसे और आगे बढ़ते हैं तो मतलब मैं रिवाइज नहीं कर पाती हूँ स्टार्टिंग का, इस वजह से नहीं, मैं वो समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारा पूरा पॉइंट ही मैं वो समझ रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट चीज ये है, मेजर चीज ये है कि जब तक तुम्हारा इंटरेक्शन नहीं बढ़ेगा ना तब तक तुम्हारे इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। यू हैव टू रेज योर इंटरेक्शन बेटा। और हम टीचर्स लोग बहुत इंटरैक्टिव टीचर्स है, वो तो अभी समझ ही गए हो ना, इतने दिनों से देख रहे हो, वो तो समझ ही गए हो कि हम तीनों लोग कितने इंटरैक्टिव, और हम चाहते हैं कि बच्चा हमसे इंटरैक्ट करे। जब तक तुम इंटरैक्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा इश्यूज हमारे सामने में आएगा ही नहीं इन दैट केस, है कि नहीं? ठीक है, मुझे अभी नया एक अभिषेक को देखना है, बिल्कुल नया चेंज अभिषेक मुझे देखना है। ओके, जो बात करे, यू आर वेरी शाई, आई कैन अंडरस्टैंड, यू आर वेरी शाई। बट इसमें दिक्कत क्या है? अरे अच्युत सर एंड गिरिजेश सर तो तुम्हारे ही वहां के हैं, ये दोनों ही यूपी के हैं, मैं बंगाल का हूँ। अरे तो हम तो तुम्हारे घर वाले ही हैं, हम तीनों ही। तो फिर इसमें डरने की क्या बात हो गई? डरने की कोई बात ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है इसमें डरने की, समझे? ठीक है, तो अभी करो। सबसे बड़ी बात यह है कि सोचो कि अपना बेनिफिट किस में है, खुद का बेनिफिट सोचो एंड फिर आगे बढ़ो, बस और कुछ नहीं। शांत होने में तो बेनिफिट नहीं है ना अभी, है ना? ऑब्वियसली शांत हो रहना अच्छी बात है, बट डाउट्स के माहौल में तो शांत रहना अच्छी बात नहीं है ना। डाउट जब तक नहीं पूछोगे तो उसमें बेनिफिट आएगा नहीं। हाँ सर।
है ना बेटा? ठीक है, थोड़ा वर्कआउट करो, थोड़ा सा वर्कआउट करो, थोड़ा सा पिक्चर मतलब क्लियर करो सीन को एंड बढ़ो अच्छे तरीके से, लैपटॉप को यूज करो आपसे। ठीक है बेटा? ओके सर, ओके, चलो बाय बेटा। बाय थैंक यू बेटा, सर। बेस्ट ऑफ लक बेटा, बाय। कभी भी Thank कोई you. दिक्कत हो मेरे पास में आओ, हम लोगों के पास में आओ, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है बेटा? ओके सर, या थैंक यू बेटा, बाय थैंक यू सर। बाय बेटा, थैंक यू।